अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इम्तियाज सरवर। आई विल बी योर मेंटोर, योर ट्रेनर। होप आप सब खैरियत से होंगे। और कुछ हम क्लास में जो डेकोरम के हवाले से भी कुछ बात कर लेंगे पहले। और इसके अलावा क्लास हम किस तरह से प्रोसीड करेंगे, ये भी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि अबाउट के इंस्टीट्यूट क्या है। ये हमारा इंस्टीट्यूट आपको किस तरह की ट्रेनिंग दे रहा है, और ये बेसिकली ये क्लास का स्कोप क्या है। इसका जो टैक्सेशन का जो कोर्स है, इसका स्कोप के हवाले से मैं आपको बात बताऊंगा, डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें जो हम कोर्स की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो किस तरह से हैं, हम इंस्टीट्यूशन के बारे में। बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग जो है, ये एक प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है जो आपको टैक्सेशन के हवाले से पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान की टैक्सेशन जिसमें सेल टैक्स, इनकम टैक्स, इसके अलावा यूएई, यूएसए और यूके की जो टैक्स के कोर्सेज भी हम कंडक्ट करवा रहे हैं। और ये बेसिकली हमारा फोर्थ बैच है। और एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर एज ए इमर्जिंग फील्ड, क्योंकि टैक्सेशन एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे एवरीवन रिक्वायर्ड इसका नॉलेज होना, नाहो होना, किस पर्सपेक्टिव में होना, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बड़ी क्लियर किस्म की अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए होगी। आप में से जो लोग भी इस कोर्स को कंडक्ट कर रहे हैं, जो ले रहे हैं, उनको चाहिए कि आप अपने कोई भी क्वेश्चंस हो, आप अपने पास किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, चाहे आप इसका आपका फील्ड चाहे टैक्सेशन से ही है, आपका अकाउंटिंग बैकग्राउंड है, या आपका किसी भी फील्ड आप प्रोफेशनल हैं, आप एनीवन, आप स्टूडेंट हैं, तमाम लोगों के लिए ये कोर्स जो है अहमियत है, मैं उसको, इसके स्कोप को भी एक्सप्लेन करूंगा। आई विल टॉक यू अबाउट माई सेल्फ कि मैं बेसिकली आई एम इम्तियाज सर्वर मेरा नाम है, और आई हैव 12 years of extensive practical experience in taxation and corporate matters. I'm also the managing partner in Rizwan Arishan Co, जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट फर्म है, और ये हम रेंज ऑफ सर्विसेज ऑफर करते हैं, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, कॉर्पोरेट और फाइनेंशियल कंसल्टेंसी की सर्विसेज के हवाले से। इसके अलावा आई एम द सीईओ ऑफ आईआर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, दिस इज अ सॉफ्टवेयर हाउस। और इस तरह से आई हैव द लार्ज नंबर ऑफ एक्सपीरियंस। माय क्वालिफिकेशन इज, आपको नजर आ रही होगी, आई एम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट, सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो दिस इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आपको जो है, मैं इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपको थोड़ा सा इस कोर्स के एम ऑफ द कोर्स, इसका पर्पस ये था कि लोगों को तक ये कोर्स जो है, इसकी एक्सेस, इसका फायदा क्या है। आप इस कोर्स करने के बाद एज ए, अगर आपका ऑलरेडी बैकग्राउंड है, फाइनेंस से बैकग्राउंड है, आप लॉयर हैं, आप किसी भी डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं, तो एज ए करियर के तौर पर दिस इज वेरी हेल्पफुल जो है आपके लिए। अगर आप में से कोई लोग ऑलरेडी जो लॉयर हैं, या आपने ग्रेजुएशन या इंटर लेवल पे आपने कोई जो है आपकी ग्रेजुएशन के अंदर अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिट के हवाले से कोई है, तो आप इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का भी सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। ये कोर्स करने के बाद यू विल बी एलिजिबल। काफ़ी हद तक आपके जो कोर्स की जो करने के बाद आपको एक साल की जो सर्टिफिकेशन भी हमारे पास से मिल जाएगी। और इसके अलावा हम आपको प्रॉपरली ये कोर्स करने के बाद यू विल बी एबल टू डू मल्टीपल, आप अपने तौर पे भी काम कर सकते हैं। हमारा फोकस बेसिकली यहाँ इस कोर्स के अंदर ही होगा कि हम थ्योरी और प्रैक्टिकल को साथ साथ लेके चलें। नॉर्मली पीपल फोकस ऑन, हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, ओके, प्रैक्टिकल इज सेपरेट। सो यहाँ पे कम्प्रीहेंसिवली आपको आपको थ्योरी पे फोकस किया जाएगा, प्रैक्टिकली, सॉरी, थ्योरी की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली आपको फोकस किया जाएगा, और थ्योरी को बेसिकली साथ साथ इसके साथ कवर किया जाएगा। प्रैक्टिकल इनसाइट एक्चुअली दी जाएगी, और बेसिक लेवल से एक्सपर्ट लेवल तक आपको जिस तरह से गाइड किया जा सकता है, वो किया जा सकता है। नॉर्मली आप में से सब लोगों को शायद ऑलरेडी शेयर कर गया होगा कि इसके अंदर हम कौन कौन से मॉड्यूल कवर करेंगे। मॉड्यूल 1 के अंदर आयरस का बेसिकल कंसेप्ट है। आयरस पोर्टल है, बेसिकली ये हमारा इंटरफेस है। और आयरस पोर्टल के अंदर मैं थोड़ा थोड़ा सा इसको ओवरव्यू मैं इसको आपको दे दूंगा कि आयरस पोर्टल, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूं, आरिस पोर्टल, बेसिकली ये आरिस पोर्टल है। ये बेसिकली साइट से लॉगिन कैसे होता है, iris.fbr.government.pk। अब ये जो साइट है, ये बेसिकली आपको, ये इंटरफेस आपको क्या एक्सेस प्रोवाइड करता है, ये आपको आपको टैक्स फाइलिंग के हवाले से सॉफ्टवेयर जो एफबीआर ने डेवलप किया। आइरिस बेसिकली
इसका मतलब क्या है, ये भी चीज़ हम साथ-साथ देखेंगे। ये पोर्टल आपको क्या एक्सेस देता है, आप टैक्स फाइलिंग करते हैं, ओके। इसके अलावा आप टैक्स फाइलिंग के अलावा व्हाट ऑनलाइन वेरिफिकेशन, दिस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड यू द ए वेरिफिकेशन। आप सर किन-किन चीज़ों की वेरिफिकेशन कर सकते हैं? ओके, मैं आपको थोड़ा-सा इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि ये वेरिफिकेशन किस तरह की आप कर सकते हैं। अ, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपका एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट है इसके अंदर। अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट डाउनलोड करना चाहें, तो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, इंक्वायरी, प्रोफाइल इंक्वायरीज़। अगर ऑलरेडी कोई लोग फाइलर हैं, नॉन फाइलर हैं, उनके हवाले से एग्ज़म्पशंस, नोटिफिकेशन ऑर्डर, वेरिफिकेशन, आप सीपीआर को चेक करना चाहें, तो कुछ लोग जो जानते हैं, वो इसको देखेंगे। हम जब इसको कोर्स को प्रोसीडिंग्स आगे चलेंगी, तो हम इसको बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी हमारे इस पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा ई पेमेंट, यहाँ ये प्लेटफॉर्म आपको ई पेमेंट यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली आप पेमेंट जो है, आप यहाँ पे आप अपनी सेल टैक्स से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, आपकी विदहोल्डिंग टैक्स है, यहाँ आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा टैक्स आसान, तो बेसिकली ये मालूमात एफबीआर की जो आपके पास जो मालूमात, आपकी मालूमात एफबीआर में, सर ये हमें कुछ दिखा सकते हैं कि कैसे है? तो मैं थोड़ा-सा आपको थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली आप टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए आप डायरेक्टली, ये क्विक लिंक्स हैं, आपको डायरेक्टली आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत से लोग इसको जानते होंगे। मैनेज योर प्रोफाइल, मैं थोड़ा-सा इससे पहले आपको बता देता हूँ कि ये हमारे एफबीआर को जो आईआरएस पोर्टल है, ये हमें किस किस्म की एक्सेस देता है। तो यहाँ मैंने पोर्टल के अंदर क्या ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि यहाँ पे ये हमारे पास ऑनलाइन ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग, यानी कि आप, ये पोर्टल हमें एक्सेस देता है कि हम ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग करें। टैक्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन, सर ये क्या चीज़ होती है? मैं आपको कुछ चीज़ें, क्योंकि हमारा कोर्स का पैटर्न ऐसा है कि हम कोर्स को के अंदर तमाम चीज़ें, मैं इंफॉर्मेशन जो है वो साथ-साथ एफबीआर के पास आपकी मालूमात क्या होती हैं? आप जो तमाम मालूमात, अगर सपोज़ आपने कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ किया, आपने कोई प्रॉपर्टीज़ परचेज़, सेल की, आपने कोई एजुकेशनल एक्सपेंसेस पे किए, आपने कोई व्हीकल के टोकन पे किए, आपने बाय की, आपने कोई पेमेंट्स विथड्रॉ की, पेमेंट्स एंड विथहोल्डिंग, आपने कोई इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की। इन ऑल केसेस एफबीआर, जो आप अपने सीएनआईसी के अगेंस्ट कुछ पेमेंट्स कर रहे होते हैं, तो दैट इंफॉर्मेशन एफबीआर के पास, मुकम्मल एफबीआर के पास इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। तो ये पोर्टल आपकी मालूमात को भी मेंटेन करता है। इसके अलावा मैनेज योर प्रोफाइल, ये आप अपनी इस प्लेटफॉर्म से आप अपनी तमाम इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। सर कैसे अपडेट कर सकते हैं? ये एक मेरे पास एक क्लाइंट है, हिज इंफॉर्मेशन इज गिवन। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि अगर आप फाइलर हैं, ऑलरेडी इनका जो फाइलिंग का स्टेटस है, ये फाइलर हैं, तो आप अपनी ईमेल को अपडेट कर सकते हैं यहाँ से, यानी कि, और अपने सेल फोन नंबर को अपडेट कर सकते हैं। आप इनकम के सोर्सेस, ओके, व्हाटएवर यू आर हैविंग सोर्सेज, आपके पास सैलरी, आपके पास अदर सोर्सेज, व्हाटएवर आपके पास सोर्सेज हैं, तो ये तमाम इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं। अपने बिजनेस को ऐड कर सकते हैं, एड्रेसेस, आप अपने यूटिलिटी बिल्स को, बैंक अकाउंट्स को, आप अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, हमारे पूरे टॉपिक के अंदर, हमारे पोस्ट कोर्स के अंदर ये तमाम चीजें हम कंप्रिहेंसिवली स्टडी कर रहे होंगे। कहने का मतलब अभी ये है कि एफबीआर हमें क्या करता है, ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग की एक्सेस देता है, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, यानी कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा टैक्स वेरिफिकेशन, मैंने अभी आपको पोर्टल से बताया कि टैक्स वेरिफिकेशन की बात क्या है। अगर सर टैक्स वेरिफिकेशन क्या होती है, तो मैं आपको टैक्स वेरिफिकेशन में आपको बताया कि अगर आप ये पोर्टल आपको एक्सेस देता है कि आप अपने किसी भी आप अपने अगर एक्टिव टैक्स स्पेशलिस्ट के अंदर आ रहे हैं, तो आपको ये आप सीएनआईसी इंटर करेंगे, आप सीएनआईसी इंटर करते हैं, आप ये कैप्चा वगैरह ऐड करते हैं, दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग। तो बट एक्चुअली मेरे कहने का मतलब ये है कि ये आपको, ये ऑनलाइन पोर्टल आपकी मल्टीपल वेरिफिकेशन, सपोज मैं किसी क्लाइंट अब्दुल्ला इंटीरियर है, एक्चुअली वो एक्टिव स्टेटस है वेरिफिकेशन, सो दिस पोर्टल प्रोवाइड यू द मल्टीपल, सो एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट, आपको अगर आपको कोई नोटिस ऑर्डर वेरीफाई करना चाह रहे हैं, तो आपके पास यहाँ से। इसके अलावा पॉइंट ऑफ सेल इनवाइस वेरिफिकेशन हो सकती है, सीपीआर, कंप्यूटराइज प्रिंटेड रिसीट, अगर आप कोई इंप्लॉई हैं, सपोज एग्जांपल के तौर पे किसी जगह, तो आपकी टैक्स डिडक्शंस होती हैं, और आपका इंप्लॉयर जो टैक्स डिडक्ट करता है, तो
उसके अगेंस्ट आप चेक करना चाहते हैं कि क्या उसने आपका टैक्स जो है, जो विथहल्ड किया था, वो सबमिट करवाया है, तो यहाँ से आप इसकी भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो दोबारा से तो इसके अलावा टैक्स पेमेंट हमने भी ये भी देखा कि यहाँ पे टैक्स पेमेंट्स जो है ऑनलाइन आपकी पेमेंट अवेलेबल होती हैं, आपकी टैक्स लायबिलिटीज आप इसी फोरम से पहले आप ई पेमेंट EFBR पे जाके अलहदा से सेपरेट फाइलिंग करते थे। नाउ एफबीआर ने आपको ये डायरेक्टली एक्सेस दे दी है। आप यहाँ से डायरेक्टली आप अपनी रिटर्न्स भी फाइल कर सकते हैं। मैं लॉगिन करता हूँ। अगर आप लॉगिन करते हैं, ई पेमेंट पे जाते हैं, तो डायरेक्टली ये आपकी तमाम पेमेंट्स, आप सपोज आप सेल टैक्स फाइल कर रहे हैं, आप फेडरल एक्साइज, ये मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं, जिससे रेलेवेंट होगा वही ये जो तमाम टैक्सेस जो है वो पे करता है। तो यहाँ तक ये चीजें जो है वो क्लियर हैं। आगे हम थोड़ा सा इसको चलते हैं कि बेसिकली इसके अलावा एफबीआर का ये जो पोर्टल है, ये और क्या एक्सेस है, टैक्स पेयर सर्विसेज, ये आपको एक्सेस देता है वेरियस रेलेवेंट सर्विसेज इंफॉर्मेशन। बेसिकली डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर आप बेसिकली फाइलिंग के प्रोसेसेस हैं इनहेंस, और इसके अलावा ये सर्विसेज जो ऑफर करते हैं, हम टैक्स फाइलिंग का कुछ कंसेप्ट भी आज समझेंगे, तो इसके अंदर ये आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हम दोबारा से वापस आते हैं इस हमारे मॉड्यूल्स के अंदर। तो यहाँ पे हमारे क्लियरली आईरिस के अंदर हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स, जो हमारे पास कोर्स आपके हमारे कोऑर्डिनेटर आपसे शेयर कर देंगे। हम अकाउंटिंग जो है, बेसिक अकाउंटिंग नॉर्मली कंसेप्ट है, नॉर्मली जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड से नहीं है, क्योंकि टैक्सेशन के कोर्स के दौरान काफी ज्यादा अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज और बेसिक कंसेप्ट यूज होते हैं, तो हम टू दैट एक्सटेंट आपको इसके बारे में भी बताया जाएगा, बल्कि कुछ नोट्स भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। इनकम टैक्स जो एक काफी बड़ा सेक्शन है, इस मॉड्यूल को पूरा कवर किया जाएगा, और इसमें क्या क्या चीजें हैं हम साथ साथ सेल टैक्स का सेक्शन है। इसके अलावा SECP सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, आप कंपनीज की फॉर्मेशन सीखेंगे, उनकी फाइलिंग और कंप्लायंस वगैरह कुछ है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आप ये कर सकते हैं। तो ये हम सारी इस कोर्स के बेसिकली मॉड्यूल्स इसमें शामिल हैं। इसके अलावा नॉर्मली कुछ लोगों के क्वेश्चंस होंगे कि ऑडियंस इस कोर्स को किन लोगों को करना चाहिए, क्या एक्चुअली इसका स्कोप है, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। और वो एक्सप्लेनेशन जो है वो आप में से कोई लॉयर हैं, तो एज ए टैक्स प्रैक्टिस आप कैरियर के तौर पे दिस इज अ वेरी हेल्पफुल, क्योंकि हम इसकी डीप इनसाइट इसकी लेंगे। हम लास्ट को जब अभी हम कोर्स को स्टार्ट करेंगे, हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेंगे, यू विल अंडरस्टैंड कि ये चीजें बहुत ही कंप्रीहेंसिवली और आपको डिटेल से गाइड की जाएंगी रिलेटेड टू द लॉ। ऐसा नहीं होगा कि दिस इज नॉट ऑल अबाउट के एक्सपीरियंस की बेसिस पे आपको समझाया जाएगा, आपकी जो है आपको डिटेल इंसाइट दी जाएगी। प्रोफेशनल्स हैं आप सपोज आप फाइनेंस के प्रोफेशन से हैं, तो सो ये हेड स्टार्ट और आपके आपके करियर के लिए दैट्स वेरी हेल्पफुल। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो क्या होगा, आपका कंसल्टेंट है, यू कैन वाउच, यानी कि आप उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी रिलायबिलिटी या उनकी एक्सपर्टीज को चेक कर सकते हैं, कि क्योंकि आप उनके पूरे कवानीन को जानते होंगे, आपके कवानीन के बारे में आपके पास एक जो है मुकम्मल इंफॉर्मेशन होगी। आफ्टर दैट मैं इस पे आपसे इंशाल्लाह आई कोर्स करने के बाद एटलीस्ट 3-4 मंथ्स के बाद जब आप ये कहेंगे कि डेफिनेटली आप अपने जो कंसल्टेंट हैं, आप बहुत सा वर्क खुद कर सकते हैं, और एज अ कंसल्टेंट जो है अपने कंसल्टेंट को वाउच कर सकते हैं, और उसकी बहुत सी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट हैं तो हेड स्टार्ट, आप फाइनेंस सेक्शन से हैं तो देखिए, किसी भी डिसिप्लिन से हैं तो ये कोर्स आपके लिए क्यों हेल्पफुल है। देखिए, अगर हम यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका जैसी स्टेट, वहाँ पे जो टैक्सेशन सिस्टम है, मैं अगर वहाँ पे आपको साइट पे लेके जाऊँ, आईआरएस की साइट है, आई तो आपको लगेगा कि ये जो साइट है वहाँ पे द क्वालिफिकेशन, यू माइट आपको लगेगा कि सर इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो नॉर्मली इनरोल्ड एजेंट्स दे कैन टेक एनीवन फ्रॉम एनी डिसिप्लिन, अगर वो उनकी एक्सपर्टीज है, लेकिन वो क्योंकि उन्हीं के कुछ डोमेस्टिक लेवल तक अवेलेबल है, तो क्या है कि एनरोल एजेंट या सीपीए वहां पे टैक्स फाइलिंग करते हैं, तो लेकिन वहां पे कंपल्शन नहीं है कि आप आपके लिए स्पेसिफिक एजुकेशन हो। हाँ, आपके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, यू कैन टेक, आप किसी भी लेवल पे वर्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ आपके साथ ये शेयर करने का पर्पज ये है कि अगर आप में से कोई क्वेश्चन है फर्दर, आई कैन इलेबोरेट, अगर आप में से कोई बैंकर है, अदर्स, एनीवन कैन
आपके अंदर आपके जो डिसिप्लिन आपके पास आप लोकेलिटी में आप खुद भी किसी भी जो है प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, तो दैट इज वेरी हेल्पफुल इन दिस रिगार्ड। तो हम स्पेसिफिकली भी इस पे अगर जब कोर्स की प्रोसीडिंग्स होंगी तो हम इसको साथ साथ कवर करते जाएंगे। तो यहाँ तक हमने कोर्स के मॉड्यूल्स के हवाले से पढ़ा, कुछ चीज़ें हम क्या-क्या हैं ये हर सेगमेंट को कवर करना, हर चीज़ को बताना कि सर ईमेल कैसे अपडेट करेंगे, मोबाइल फ़ोन तो ये क टाइम कंज्यूम होगा। आई विल एक्चुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको कुछ सेक्शंस आपको डायरेक्टली शेयर कर दिए जाएँगे। सेल टैक्स में जस्ट बताना चाहूँगा कि क्या सेल टैक्स में आप क्या सीखेंगे, आप सेल टैक्स के अंदर आप रजिस्ट्रेशन है, कैसे आप जो है रजिस्ट्रेशन करते हैं, ये सारे प्रोसेस आपको डिटेल से शेयर कर दिए जाएंगे। अगर मैं इन प्रोसेसेस को डिटेल से डिस्कस करना शुरू कर दूंगा, दैट विल बी एक टाइम कंज्यूमिंग और हम एक्चुअल फोकस से हट जाएंगे। तो हम डायरेक्टली कुछ कंसेप्ट को समझते हैं कि ओके लेट्स मूव टू द कंसेप्ट्स पे बात करते हैं। तो कंसेप्ट बेसिकली जस्ट गिव यस मी अ सेकंड, मैं कुछ थोड़ी अलाइनमेंट्स करता हूँ तो फिर हम इसके साथ मूव करते हैं। यहाँ पे एक कुछ चीजें हैं, मैं जस्ट गिव मी 1 सेकंड। एवरीबॉडी नोज के यार टैक्सेस क्यों इम्पोज किए जाते हैं, गवर्नमेंट जो है वो टैक्स क्यों इम्पोज करती है, व्हाई इम्पोज टैक्सेस, और हाउ ये कैसे इम्पोज करती है, किस तरह से इम्पोज करती है, क्यों करती है, और इन रिटर्न हमें ये क्या ऑफर करती है। देखें, अगर हम यूएस से या बड़ी स्टेट्स की बात, दुनिया के अंदर बड़ी जो कंट्रीज हैं, वो अगर आपसे टैक्सेस कलेक्ट करते हैं तो आपको इन रिटर्न में वो बहुत से बेनिफिट आपको ऑफर करते हैं। तो बेनिफिट के अंदर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी हेल्थ है, आपका आपको फैसिलिटेट करती है एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, आपको हर उस पर्सपेक्टिव से ये करती है जो नॉर्मली एक वेलफेयर स्टेट्स के तौर पे हम समझते हैं। तो यहाँ हम इस कंसेप्ट को देखें बहुत टेक्निकली और अच्छे तरीके से समझते हैं। हाउ, अच्छा गवर्नमेंट कैसे टैक्सेस इम्पोज करती है? थ्रू लेजिस्लेशन। सर ये लेजिस्लेशन क्या होती है? कानून साजी करना। कानून साजी सर उनको कौन एम्पावर करता है? तो इस सेक्शंस को हम पढ़ेंगे। वाई और किस तरह से कलेक्ट करती है, कैसे कलेक्ट करके ये आपको किस पोर्टल, जैसे हमने अभी पोर्टल को देखा कैसे वो आपसे टैक्स कलेक्ट करती है, तो इन तमाम सिनेरियोज को हम इस पे से डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इम्पोज टैक्स करती है सर थ्रू लेजिस्लेशन। सर इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो मैं आपको डायरेक्टली लेके जाता हूँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ओके फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन पे लेके जा रहा हूँ। जस्ट गिव मी अनदर, नेक्स्ट सेगमेंट्स को अलाइन कर लूँ। सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आप ये साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। सर ये एम्पावर करता है, सर ये कैसे एम्पावर करता है, मैं आपको थोड़ा सा इस सेक्शन में कि इसका फोर्थ शेड्यूल आर्टिकल है 74 कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है। व्हाट इज अ लेजिस्लेटिव लिस्ट? सर ये एक लिस्ट है जिसके अंदर ये एम्पावर करता है फेडरल गवर्नमेंट को कि वो लेजिस्लेशन कर सके। और सर ये कैसे कर सकती है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मजलिस शूरा, जिसे आप पार्लियामेंट कहते हैं, पार्लियामेंट किसका कॉम्बिनेशन है, हम इसको थोड़ा सा देखेंगे कि नेशनल असेंबली है, आपका सेनेट है, और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं, किस तरह से कवानीन कैसे बनते हैं। थोड़ा सा मैं आपको कानून पे थोड़ा सा इंसाइट देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। 70 मैंने आपको कहा इसका, आर्टिकल 70 में इसको देखिए, पावर इंट्रोडक्शन ऑफ पासिंग ऑफ बिल। यहाँ पे देखें इन रिस्पेक्ट ऑफ फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, यहाँ का इसका हम सेक्शन को डायरेक्टली जिसको पढ़ने जा रहे हैं 70/4 इन दिस आर्टिकल कहता है कि द सक्सीडिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट मीन द फेडरल लेजिस्लेटिव। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देयर इज अ लेजिस्लेटिव लिस्ट, यहाँ पे एक लिस्ट मौजूद है जिसमें वो चीजें मौजूद हैं जिसमें ये चेंजेस कर सकता है, बिल पास कर सकता है। तो सर एक्चुअली क्या आप इसको एक्सप्लेन करेंगे आप मुझे? हम इसकी लेजिस्लेटिव उस लिस्ट पे जाते हैं। फेडरल लेजिस्लेटिव बेसिकली क्या होता है? टॉपिक्स हैं, मैटर्स हैं। अच्छा, तो इसमें मैटर्स हैं और इसके अलावा जिस पे अब फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट कैन मेक लॉज, इनके उस लिस्ट के अंदर आपको वो लॉज कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली मैंने इसके सेक्शंस भी लिखे, आप एंट्री नंबर्स हैं उनके
आर्टिकल 470, अगर बात 4 शेड्यूल के आर्टिकल नंबर 70 के अंदर अगर हम इसको देखें तो ये बेसिकली ड्यूटीज ऑफ कस्टम इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज, हाँ इसमें ड्यूटीज ऑफ एक्साइज इंक्लूडिंग ड्यूटीज ऑन सॉल्ट, इसके अलावा टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर इनकम के अलावा वो टैक्सेस इस पे लेजिस्लेशन कर सकते। सर एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, ये इस पे क्यों नहीं कर सकते? देखिए 18 अमेंडमेंट के बाद जो ये इख्तियार है जो एग्रीकल्चर इनकम का है, ये लेजिस्लेशन ये सूबे की लेवल तक शिफ्ट हो गई। इसके अलावा तो इसके लिए जो है प्रोविंसेस हैं इसके ऊपर लेजिस्लेशन करते हैं। इसके अलावा टैक्सेस ऑन सेल्स एंड परचेज ऑफ द गुड्स, इसके अलावा टैक्सेस ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट। सर क्या ये लेजिस्लेशन जो करते हैं मैं आपको थोड़ा सा इसकी इंसाइट भी दूंगा और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। मैं यहाँ पे ये हमारे सेक्शन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी शेड्यूल आर्टिकल 70 जो मैंने आपको दिखाया कि वो लेजिस्लेशन कर सकता है। और देखिए जब लेजिस्लेशन की इंपावरमेंट आती है तो फेडरल बोर्ड ने क्या किया कि टैक्सेस ऑन इनकम, उन्होंने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इनेक्ट हुआ। तो ये यानी कि उनकी इस पावर को यूज करके, इसके अलावा सेल टैक्स एक्ट है 1919, इससे फेडरल एक्साइज एक्ट है, इसके अलावा आपका कस्टम का जो एक्ट है, ये भी चीजें जनाब ये इसकी वैलिडिटी के बाद ये इम्पोज हो गई। अच्छा इसमें सर जो पावर्स जो थी जो इनके पास अख्तियारान थी, तो जो लेजिस्लेशन की पावर थी वो प्रोविंस लेवल पे चली गई। प्रोविंसेस क्या मतलब है कि ओके फेडरल की जो पावर्स के बाद जो बाकी मानदा जो कवानीन थे जो जो प्रोविंसेस को शिफ्ट हुए, जैसे सेल टैक्स ऑन सर्विसेज। देखिए देयर आर टू थिंग्स, सेल टैक्सेस जो होते हैं वो दो तरह, गुड्स पे एंड सर्विसेज। जो सर्विसेज रिलेटेड है वो जो उनकी पावर थी उन पे कानून साजी थी वो सूबों के पे को शिफ्ट हो गई। इसके अलावा टैक्सेस ऑन द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्रोफेशनल टैक्सेस, इसके अलावा टैक्स ऑन लग्जरी हाउसेस और टैक्स ऑन रजिस्ट्री ऑफ द लग्जरी व्हीकल्स। तो ये प्रोविंसेस लेवल पे ये चीजें मूव हो गई। तो इसके बाद आपने देखा कि कौन कौन से आपने देखा, बलूचिस्तान ने सेल टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2015, इसके अलावा इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर बात करें तो ऑर्डिनेंस, तो ये चीजें पंजाब ने सेल टैक्स सर्विसेज के ऊपर एक्ट की, तो उनके किस साल के अंदर ये इंप्लीमेंट हुआ, तो ये सारी चीजें उनकी जुरिस्डिक्शन में आ गई। तो ये इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी, तो ये बेसिकली कवानीन बने। तो हमने ये देखा कि फेडरल गवर्नमेंट को किसने एम्पावर किया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और उनकी किस कानून के तहत, उनके आर्टिकल 70 ठीक है के तहत और उनके फोर्थ शेड्यूल के अंदर ये एंट्रीज मौजूद हैं। तो दैट्स हाउ हाउ थ्रू लेजिस्लेशन किया। वाई ये हम क्यों करते हैं, लेजिस्लेशन क्यों की जाती है, तो इसका सबसे बड़ा पर्पज ये है कि टू कलेक्ट द टैक्सेस। अच्छा सर हम कलेक्ट टैक्स करते हैं तो वो किस तरह के टैक्सेस होते हैं और किस तरह से, अब मैं आपको थोड़ा सा फाइनेंस डिविजन के ऊपर लेके जाता हूँ। सेक्शन हमारा, मैं आपको, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, अगर आप इसकी साइट पे जाएंगे, मैं इसको दोबारा से ओपन कर देता हूँ। फाइनेंस डिवीजन, सर ये बेसिकली आपका बजट है। आप बेसिकली फाइनेंस डिवीजन आपसे टैक्सेस आपसे कैसे कलेक्ट, आपका बजट आता है, आपका बजट फाइनेंशियल बजट में इसमें थोड़ा सा एक ब्रीफ ऑन द बजट के ऊपर लेके जाऊंगा। देखिए फेडरल बजट है, इस बजट के अंदर आप थोड़ा सा एक क्रक्स है इसकी, एक ग्लांस के तौर पर बजट एट ग्लांस आप ये देखिएगा कि आपके पास एफबीआर जो है वो टैक्स कलेक्शन करता है। तो यहाँ पे कलेक्शंस आपके पास आ रही है 12,970, ये बिलियंस, दिस इज इन बिलियंस। ये टैक्स रेवेन्यू से कलेक्ट करता है एफबीआर, और नॉन टैक्स रेवेन्यू से कितना कलेक्शन करता है, टोटल ग्रॉस रेवेन्यू रिसीट्स इनके पास कितनी आती है, 17,815। सो ये कलेक्शन टैक्स है। तो गवर्नमेंट का जो फेडरल है वो अपनी जो ऑपरेशन को रन करने के लिए कहाँ से कलेक्शन करता है, इनको टैक्सेस इंपोज करके करता है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे लेस प्रोविंशियल शेयर्स, तो 18 अमेंडमेंट के बाद सूबों को भी इनका शेयर देना होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे बिलियंस में आउट ऑफ 17,850 जो आपका जो प्रोविंशियल शेयर है वो शेयर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इसके बाद आपके पास नेट रिसीट्स कितनी है। अब हम तो देखिए आपके पास टोटल आपके खर्चे कितने हैं, बिहार के पास आपको टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, कितना चाहिए, टोटल एक्सपेंडिचर 18,877। तो आउट अब देखिए तो क्या करेगा, एफबीआर क्या कर रहा है, फेडरल गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो ये क्या करेगा, नॉन बैंकिंग बोरिंग करेगा, आप आईएमएफ के पास जाएगा,
इसके अलावा इसके पास ये सारी बोरिंग के सेक्शंस हैं, या फिर वो प्राइवेटाइज करके आपके इदारों को सेल करके। तो बेसिकली ये जो बजट है आपको ये नजर आ रहा होगा कि इसके अंदर किस तरह से जो है गवर्नमेंट आपको टैक्सेस इम्पोज करती है, और इसकी इनके ये रिसोर्सेज है इसको कैसे एक्सपेंडिचर में, ये आप रिसोर्सेज के मॉड है कि किस तरह से एक्सपेंडिचर रिसोर्सेज गैदर करेगी और एक्सपेंडिचर यहाँ पे अगर आप करंट बात करें तो आपके पास ये टोटल कलेक्शन के बाद आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट। तो जितने आईएमएफ इंटरनेशनल जो आपने कर्जे लिए हैं, आप आउट ऑफ हाफ से ज्यादा यानी कि 10,000 बिलियन के करीब आप इंटरेस्ट की मद में अदा करेंगे। पेंशन हैं, इसके अलावा डिफेंस अफेयर्स के अंदर आप देखें तो इसके अलावा ग्रांट ट्रांसफर ऑफ द प्रोविजंस एंड अदर सब्सिडीज की बात करेगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे गवर्नमेंट जो टैक्सेस कलेक्ट करती है ताकि आपको फैसिलिटेट कर सके, आपको इसकी फैसिलिटेशन का मतलब यह है कि आपको इन रिटर्न आपको मल्टीपल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर दे सके, आपको आपको जो है एजुकेशन के मैटर। तो लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे तो ये सारा का सारा सेगमेंट जो है आपको ये लग रहा है कि टोटल डेफिशिट है, फाइनेंशियल डेफिशिट है, आप ये देखें। और इसको गवर्नमेंट सिर्फ अपने जो है फेडरल रेवेन्यू आपका अप्रॉक्सीमेटली 10,377 के करीब और एक्सपेंडिचर्स इसके। तो बाकी कैसे पूरा किया जाएगा, तो ये आप जानते हैं टैक्सेस इंपोज करके। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये एक इमर्जिंग फील्ड है, आने वाले दिनों में टैक्सेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंपोज हैं। तो हाउ ये लेजिस्लेशन के थ्रू आपसे टैक्सेस जो है कलेक्ट करेगी, फेडरल गवर्नमेंट लेजिस्लेट कर सकती है। वाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। अच्छा सर, ये टैक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, तो सर ये कहाँ है, तो आपको इसकी सेग्रीगेशन भी इसकी फाइल है, इसकी जो है जो ब्रीफ जो फाइनेंस बिल है इसके ऊपर मिल जाएगा। फेडरल गवर्नमेंट जो डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करती है, डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आपके इनकम टैक्स, आपका कैपिटल वैल्यू और वेलफेयर फंड्स हैं। इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस में कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स, और ये आपकी इससे वो फेडरल गवर्नमेंट ये बिलियंस में है, मिलियंस के अंदर मौजूद है। और अगर आप इसको देखना चाहें तो आप फाइनेंस डिवीजन के सेक्शन में जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हम एक हायरार्की सेट करते हैं, गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस को कलेक्ट करती है, और कलेक्ट करने के बाद जो है और वो किस तरह से इम्पोज कर रही है, क्योंकि ऑलरेडी ये डेफिसिट के अंदर चल रहा है इनका बजट। तो इन ट्रू सेंस में अब क्या होता है कि इन रिटर्न तो आपको जो फैसिलिटीज मिलती हैं दे आर वेरी लिमिटेड एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज। इवन कि इंडिया की बात करें, अगर हम बांग्लादेश की बात करें, तो आपका जो डेफिशिट है, आप देखें कि आए रोज आपके मिनी बजट आ रहे हैं, आए रोज आपके मुल्क के अंदर मल्टीपल टैक्सेस इंपोज किए जा रहे हैं। तो ये पूरा सेगमेंट समझने का पूरा सिनेरियो ये था कि ये टैक्सेस कैसे इंपोज होते हैं और किस तरह से। तो अब हम एक्चुअली बात करते हैं कि सर किस बंदे को फाइल हु विल फाइल द टैक्स रिटर्न, कौन सा, ये कंसेप्ट से पूरा का पूरा आपको स्ट्रक्चर और ढांचा इस पूरे क्लास का आपको समझ आ जाएगा कि बेसिकली है क्या। मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लेके आपको लेके चलता हूँ, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। सर ये जो डॉक्यूमेंट्स आपने खोले हुए हैं ये कहाँ से मिलेंगे? ओके फाइन, मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं एफबीआर की, अगर अगर हम एफबीआर की साइट पे जाएं तो दिस fbr.government.org, हम रेफरेंसेस कहाँ लेंगे, कहाँ से लेंगे? आपके जितने भी कवानीन हैं, जितने भी आपके जो लॉज हैं, बेसिकली दिस इज नॉट अबाउट के प्रैक्टिस हम किसी रेफरेंस से लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एफबीआर के पास जो है, एफबीआर के पास आपको रेफरेंसेस के लिए कवानीन है। सर ये कवानीन कौन से हैं? एक्ट हैं, ऑर्डिनेंसेस हैं। आप यहाँ जाएंगे, आप एक्ट को क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एक्ट मिल जाएंगे। कस्टम एक्ट है, सेल टैक्स एक्ट है, आपका ऑर्डिनेंस सिस्टम, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अब हम इस पे क्लिक करें तो आपको ये सेक्शन, आपको मोस्ट रीसेंट अमेंडमेंट जितनी भी होती है ये सेक्शन आपको यहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे स्कोप के अंदर आएगा इनकम टैक्स रूल्स, आप रूल्स पढ़ेंगे, इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा सेल टैक्स एक्ट है जो हमारे स्कोप का पार्ट है, कोर्स का पार्ट है, दैट आप यहाँ से। इसके अलावा मेरे नोट्स, हम आपको कुछ नोट्स भी शेयर करेंगे, कुछ आपके साथ बुक्स भी शेयर की जाएंगी, ताकि क्योंकि हम कोई भी चीज यहाँ से कोई रेफरेंस लेंगे तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम कहाँ से रेफरेंस ले रहे हैं, कैसे इसको ये सेक्शंस कवर करेंगे। यहाँ आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं दरम्यान में। इज एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन यू कैन आस्क। हम इसको आगे प्रोसीड लेके चलते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है कैन अनम्यूट और यहाँ तक पूछ सकता है आगे हम, ताकि जी सर, अच्छा, I have one question ओके regarding this sale ओके VAT. जी We have a different categories of business, यस like traveling है, construction है, pharma industry, manufacturing है. जी So क्या हम each
how we learn this each aspect of the सो business of एग्जैक्टली आपके इस क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली मेरी नेक्स्ट एक स्लाइड के अंदर आना था, पर्सन्स। देखिए, Mhm. मैंने कहा कि हु विल फाइल अ टैक्स रिटर्न, कौन, हु विल फाइल अ टैक्स रिटर्न। सो मैं इसको Mhm. आपको कानून से बताऊंगा, आपको तमाम चीजें ऑटो पे समझ आ जाएंगी कि कैसे हमने सेग्रीगेट करना है। जस्ट गिव मी अ 1 सेकंड एंड इट विल, आई विल एलेबोरेट। ठीक है, आपको मैं एलेबोरेट करता हूँ कि ये किस तरह से होगा। देखिए, हमारा जो सेक्शन है कि कौन पर्सन हु विल फाइल द टैक्स रिटर्न्स, हमारा Especially sale tax. I'm talking about the sale tax. सर श्योर। देखिए, सेल टैक्स के बारे में जब हम इस सेक्शन में आएंगे, देखिए हमारा ये एक ओवरव्यू का सेक्शन है। हमारा ये Mhm. ओरिएंटेशन की क्लास है। हम इस क्लास के अंदर में एक पूरे जो पूरा स्ट्रक्चर है, हमारा टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है, कौन टैक्स फाइल, सबसे पहले आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन टैक्स फाइल करेगा। उस फाइलिंग के बाद आपको पर्सन की अंडरस्टैंडिंग के पाकिस्तान के अंदर कौन से बिजनेसेस को नीड टू रजिस्टर्ड। सबसे पहले अगर आप ये चीजें, सेल टैक्स तो बहुत बाद में आता है। ठीक है, अगर ठीक है। आप इनकम टैक्स फाइलिंग को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि ये चीजें कैसे हैं। ठीक है, रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स, जब आप यहाँ पे यहाँ ये अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे, आपको इंशाल्लाह 1 to 2 क्लास के बाद यू विल अंडरस्टैंड कि हु विल बी द पर्सन, कि किसको किसको ये पर्सन की डेफिनेशन को अभी मैं पढ़ाऊंगा तो आपको नजर आएगा कि पता चलेगा कि कैसे है पर्सन, हु इज अ पर्सन। नॉर्मली हमारे पास नजर आता है कि इंडिविजुअल, ऐसा पर्सन, बंदा जो फिजिकल, समबडी इज अ फिजिकल, तो वो एक पर्सन है। लेकिन क्योंकि हम कानून के साथ पढ़ रहे हैं तो आपको इंशाल्लाह ये कंप्रिहेंसिवली Definitely, definition will be different. यस। अब हम रिटर्न ऑफ द फाइल से, यहाँ पे मैं आपको ओके, रिटर्न ऑफ द इनकम। अब आपको ये यहाँ पे लग रहा है कि सर सब्जेक्ट टू द ऑर्डिनेंस फॉलोइंग पर्सन। अब ये पर्सन किसको कह रहे हैं? एवरी कंपनी। ओके, एवरी पर्सन अदर देन ए कंपनी हुज टैक्सेबल इनकम। तो यहाँ पर्सन की डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यहाँ पे पर्सन की डेफिनेशन को देखता हूँ कि पर्सन, पर्सन हु इज अ पर्सन। मैं आपको इससे पहले पर्सन की डेफिनेशन, ताकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग करने में तो हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 80 पर्सन की डेफिनेशन क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। पर्सन, देखिए पर्सन कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। ठीक है, तो टैक्स फाइलिंग के हवाले से मैंने कहा कि पर्सन, इंडिविजुअल, एक कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है, इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन ऑफ पर्सन हम पार्टनरशिप को कहते हैं। फॉर्म ऑर्गेनाइज एस्टैब्लिश इन पाकिस्तान या एल्सवेयर, या पाकिस्तान में एस्टैब्लिश हो या एल्सवेयर। द फेडरल गवर्नमेंट, इसमें फेडरल गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट भी हो सकती है, और पब्लिक। तो बेसिकली ही सेइंग द पर्सन, कौन पर्सन। तो इसका मतलब है यहाँ से हम सेग्रीगेट करेंगे कि हम बिजनेस को आगे सेग्रीगेट करेंगे कि ये कैसे बनेंगे। तो मैं आपको यहाँ से भी समझाऊंगा। देखिए, अगर पर्सन कौन है, एक इंडिविजुअल भी है, एक कंपनी है, एओपी फॉर्म जिसे आप पार्टनरशिप भी कहते हैं, ट्रस्ट भी है, फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविजनल गवर्नमेंट है, और पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट भी हो सकती है, और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आई हैव गिवन द एब्रिविएशन यूनिट ट्रस्ट। सर ये क्या है? ये पर्सन है जो बेसिकली इंडिपेंडेंटली रजिस्टर्ड होंगे, और ये कौन टैक्स फाइल करेगा? इसका मतलब है ये तमाम लोग टैक्स फाइल करेंगे। और अब इंडिविजुअल की रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, कंपनी की रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, ओपी की, तो ये तमाम हमारे इस कोर्स का पार्ट है कि हम इंडिविजुअल की रजिस्ट्रेशन को सीखेंगे, कंपनीज की रजिस्ट्रेशन को कैसे होती है, किन कवानीन के तहत। पाकिस्तान में कंपनीज एक्ट 2017 के तहत हम कंपनीज को रजिस्टर करेंगे। इंडिविजुअल के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, हम एफबीआर के साइट के ऊपर ही इंडिविजुअल को रजिस्टर करते हैं। इंडिविजुअल के अंदर कौन शामिल है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इंडिविजुअल को में आप सैलरीड इंडियन हैं, आप बिजनेस ओनर हैं, सोल प्रोप्राइटर, शॉपकीपर हो सकते हैं, फ्रीलांसर हैं, या किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, अकाउंटेंट हैं, या कोई वर्किंग इंडिपेंडेंट, तो आप इंडिविजुअल की कैटेगरीज में आते हैं। तो दो स्पेसिफिक लॉ, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं, एफबीआर के अंदर हम इसकी रजिस्ट्रेशन को सीखेंगे। अब कंपनीज के केसेस के अंदर आते हैं, कंपनीज के अंदर कौन कौन से सेगमेंट है, सिंगल मेंबर कंपनीज हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, मुदारबा, सो इस्लामिक मॉडर्न फाइनेंसिंग का आप कह सकते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को। इसके अलावा आपकी फॉरेन कंपनीज, एलएलपी। तो ये तमाम जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, ये कंपनीज एक्ट 2017, इससे पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस था 1984। तो ये बेसिकली चेंजेस के बाद, जो अमेंडमेंट्स के बाद, तो ये कंपनीज के लिए। अब एओपी सर कैसे रजिस्टर्ड होती हैं, तो हम उस डेफिनेशन से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए कि पर्सन, सबसे वो पहले कह रहा है कि पर्सन हु विल फाइल द टैक्स रिटर्न्स, द पर्सन। और पर्सन्स के अंदर कौन कौन शामिल है, इंडिविजुअल है, कंपनीज हैं, इसके अलावा
एसोसिएशन ऑफ पर्सन की डेफिनेशन कर रहा है और कंपनीज को कैसे डिफाइन कर रहा है, जो मैंने अपनी स्लाइड के अंदर भी मेंशन किया हुआ है कि कंपनीज के अंदर क्या क्या है। अगर कंपनीज एक्ट 2017 के तहत रजिस्टर्ड होती हैं, उसमें मुदारबा कंपनीज है, बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म अंडर एनी लॉ एनफोर्स। तो मेरे सेगमेंट के अंदर हमने ये चीजें क्लियर की कि एओपी कैसे रजिस्टर्ड होती है, हम एओपी की बात करते हैं। तो ये लॉ गवर्निंग पार्टनरशिप एक्ट है 1932, ये भी हम सीखेंगे। पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे, इसके अंदर क्या क्या सब पार्टनरशिप फॉर्म, इसकी काइंड्स क्या होती हैं, पार्टनरशिप की काइंड्स होते हैं, कितने मेंबर्स हो सकते हैं और इसकी कितनी काइंड्स, बेसिकली ये किस तरह से फंक्शनैलिटी है इसके अंदर। लेकिन ये टैक्स फाइलिंग इसकी भी एफबीआर के साथ होती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो पार्टनरशिप एक्ट 1930, तो ये भी हमारे कोर्स का पार्ट है। लॉ गवर्निंग, अब ट्रस्ट वगैरह है वो किस तरह, कौन से एक्ट के तहत, 1882 के तक जो आपके चैरिटेबल ईदी फाउंडेशन है जैसे शौकत खानम है, तो ये किन कवानीन के तहत इस्टेब्लिश हुए। बेसिकली हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन एक्चुअली हम इनको बहुत सी इनकी अंडरस्टैंडिंग भी लेंगे ये कैसे होगा। इसके अलावा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं इसके अंदर, इनके लिए कौन सा लॉ लॉ गवर्निंग क्या है, मतलब ये वॉलंटियर सोशल वेलफेयर एजेंसीज, आपके रजिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनेंस है इसके तहत है। कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फाइनेंस सोसाइटीज हैं, ये किस तरह से किस कवानीन के तहत रजिस्टर्ड होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर एंटिटीज। अच्छा सर, गवर्नमेंट तो कानून तो ये कह रहा है कि ये भी इज आल्सो पर्सन, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, तो ये किस तरह से अपने ये इनके जो हमारे जो इदारे हैं वो किस तरह से इनेक्ट होते हैं। तो अगर हम फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविजनल गवर्नमेंट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, जो अगर आप मिनिस्ट्रीज हैं फाइनेंस, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एग्जांपल है, इस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली बने हैं इदारे। इसी तरह प्रोविजनल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इसी तरह स्टेट ओन कॉर्पोरेशन। इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट की हम बात करें, जैसे से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के काउंसिल्स हैं, तो मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटीज वगैरह हैं, तो ये लोकल गवर्नमेंट, ये भी ये लोकल गवर्नमेंट एक्ट ऑफ द प्रोविंसेस के अकॉर्डिंगली ये जो है इनेक्ट होते हैं, यानी कि इनकॉर्पोरेट होते हैं। इसके अलावा पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जैसे यूनाइटेड नेशन है, तो ये डिप्लोमेटिक एंड कॉन्सुलर प्रिविलेज एक्ट 1972 के तहत, तो कहने का मतलब है किसी भी कवानीन के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशन हो, इनकॉर्पोरेशन हो, तो ये नीड टू फाइल ए टैक्स रिटर्न। तो यहाँ पे पर्सन की बात कर रहे थे, पर्सन से पहले हम, तो पर्सन की तमाम डेफिनेशंस मौजूद हैं, इसमें से फॉर्म ट्रस्ट है, यूनिट ट्रस्ट क्या है, इसकी डेफिनेशंस और ये किन कवानीन के तहत इन जो है इनकी फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ हमने ये चीजें थोड़ा सा लर्न कर ली। अब हम आगे थोड़ा सा उसको देखते हैं कि ये किन कवानीन के तहत, ये 7 कवानीन भी साथ हमने मेंशन किए। अब पर्सन की डेफिनेशंस में दोबारा से आपको, हु विल फाइल द टैक्स रिटर्न, रिटर्न ऑफ इनकम। सो जो है इनकम टैक्स ऑडिट कहता है एवरी कंपनी, वो पर्सन की डिफाइन कर रहा है, एवरी पर्सन जो है whose taxable income for the tax year exceed, आपकी टैक्सेबल एक्सीड कर रही है मैक्सिमम अमाउंट दैट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द ऑर्डिनेंस। तो यहाँ पे नॉर्मली अगर हम इसको सेग्रीगेट करें, एवरी पर्सन हुज इनकम फॉर द टैक्स इज सब्जेक्ट टू द फाइनल, ये फाइनल टैक्स भी हम पढ़ेंगे कि फाइनल टैक्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो इसमें कहने का, हम इसको क्रक्स में अगर बयान करूं, एवरी कंपनी, एवरी इंडिविजुअल, एवरी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा एनी पर्सन हुज इनकम सब्जेक्ट टू द फाइनल, हमने अभी ये पढ़ा कि ये चीजें, एनी पर्सन नॉट कवर्ड अबव। अब वो कहता है कि अगर ये कवर नहीं कर रहा तो उसमें से मैं आपको बता देता हूँ कि वाज टैक्स इन एनी ऑफ द 2 प्रीसीडिंग ईयर्स, आपने कोई टैक्स लास्ट 2 ईयर्स के अंदर कोई टैक्स पे किया, अगर आप अपना कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड करते हैं, डेफिनेटली अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो भी तो वो फाइल करेगा अपना टैक्स रिटर्न। अगर आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है और 500 स्क्वायर यार्ड्स और मोर की, ये फ्लैट है किसी म्यूनिसिपल एरिया, कंटोनमेंट एरिया, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर, तो भी वो टैक्स फाइल करेगा। ओन्स प्रॉपर्टी, इसके अलावा अगर उसके पास फ्लैट है जो कवर्ड एरिया जो है वो 2000 स्क्वायर फुट के करीब से है, तो किसी इन्हें टैक्सेबल एरियाज की बात करता है। अगर आपके पास मोटर व्हीकल है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 1000 सीसी है, तो भी यू नीड टू फाइल दैट। इस तरह से हम, आपके पास सब obtain, अगर आपने किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर आपने अपना एनटीएन हासिल किया है तो यू हैव टू फाइल द टैक्स रिटर्न। इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
रेजिडेंट होल्डर ऑफ द कमर्शियल इंडस्ट्रियल कनेक्शन जिसका जो 500,000 जो है एक्सीड करे उनका जो बिल है, तो उस केस के अंदर भी। इसके अलावा एनी रजिस्टर्ड विद द चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बिजनेस एसोसिएशन है, तो प्रोफेशनल जो है बॉडीज हैं जैसे पीईसी है, पीएमडीसी है, बार काउंसिल्स हैं, आईकैप, आईसीएमएपी, ये तमाम बॉडीज को दे आर बेसिकली कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो इसके अलावा ये अगर हम देखें तो ये दीज आर द पर्संस, तो वो रिक्वायर कर रहे हैं ला कि ये कवानीन को बेसिकली टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। तो हम बेसिकली यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग है कि ये टैक्स रिटर्न्स बेसिकली सबसे पहले हमारे कोर्स के स्कोप के अकॉर्डिंगली कौन उनको लेजिस्लेशन बॉडीज कौन सी हैं, किस तरह से ये टैक्सेस कलेक्ट होते हैं, और इन रिटर्न जो है बेसिकली ये तो बात की बात है कि वो कौन कौन सा रिटर्न में गवर्नमेंट क्या ऑफर करती है। तो ये नॉर्मली हम यहाँ क्या सीखेंगे, हमारे स्कोप के अंदर हम इंडिविजुअल के रजिस्ट्रेशन, कंपनीज, एओपी और पार्टनरशिप फर्म्स को हम रजिस्टर करना सीखेंगे। तो इसके बाद हम नॉर्मली जो सबसे पहली चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जो फॉर्मूला है कि बेसिकली हम जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। स्टिल अगर कोई आपके पास यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप में से कोई पूछ सकता है सर, एनीवन, ताकि मैं थोड़ा सा जो नेक्स्ट सेक्शन है उसके ऊपर मैं मूव करूँ। जी, अब हम आगे मूव करते हैं थोड़ा सा इस सेक्शंस के अंदर। सो एफपीआर जो है वो बेसिकली टैक्सेस कैसे चार्ज होते हैं पाकिस्तान के अंदर, हम बात करें टैक्स रिटर्न्स के हवाले से, तो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो इंडिविजुअल है, हम सिर्फ इंडिविजुअल के केसेस के अंदर अब हम बात करते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर टैक्सेस किस तरह से चार्ज होते हैं, तो मैं इसके लिए सेक्शंस आपको सेक्शन 9 पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे लेके चलूंगा। फिर ये हमारे पास एक कंप्लीट एक कम्प्रिहेंसिव फॉर्मूला है कि पूरा का पूरा जो आपका एफबीआर का जो आईआरएस का जो टैक्सेशन सिस्टम है, जो आपका जो पोर्टल है, वो कैसे ऑपरेट होता है। मैं इस पूरे के पूरे सेगमेंट को आपके सामने कवर भी करूंगा और आपके लिए बहुत ज्यादा ये अंडरस्टैंडेबल भी हो जाएगा। जी, तो नॉर्मली हम इनकम टैक्स सेगमेंट फॉर दिस टैक्सेबल इनकम्स। टैक्सेबल इनकम देखिए, टैक्सेबल इनकम का मतलब है ऑफ ए पर्सन फॉर ए टैक्स ईयर शैल बी द टोटल इनकम। आपकी टोटल इनकम होगी ऑफ ए पर्सन फॉर द टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक जो फॉर्मूला हमने फॉर्मुलेट बेसिकली इस कानून के तहत करता है, आपकी टोटल इनकम अंडर द ऑल हेड ऑफ इनकम्स। तो ऑल हेड ऑफ इनकम्स कहाँ मेंशन्ड है, प्लस एग्जम्प्ट इनकम, आपकी टोटल इनकम, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, आपका कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, फॉरेन सोर्स, एग्रीकल्चर इनकम और फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम, ये दीज आर द ऑल हेड ऑफ इनकम्स। ये बेसिकली लॉ के अंदर डिफाइंड है, आपके पोर्टल के अंदर भी यही चीजें हैं। आप अगर देखें आपकी एम्प्लॉयमेंट से आपकी प्रॉपर्टी, आपका बिजनेस, आपका कैपिटल, आपका अदर सोर्सेज, आपकी फॉरेन सोर्स और एग्रीकल्चर इनकम, तो दीज आर ऑल हेड ऑफ इनकम इंक्लूडिंग एग्जम्प्ट इनकम। एग्जम्प्ट इनकम की बात करें तो हमारे पास एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट इनकम के अंदर आती है। तो इस फॉर्मूले के अंदर ऑल हेड ऑफ इनकम, टोटल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओके, ऑल हेड ऑफ इनकम्स आपके पास चाहे वो पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम हो, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल, ये सेग्रीगेशन कैसे किया है, ये एफबीआर ने इसको खुद से जो है मैनेज किया है कि वो किस तरह से सेग्रीगेशन कर रहा है। वो आप कानून के अंदर वो अपने आपके जो सेक्शन है वो 9 उसको डिफाइन करता है। टोटल इनकम के अंदर क्या शामिल है, ये भी हम लास्ट के अंदर ये चीजें हमने फॉर्मूलाज के अंदर भी मेंशन की है। टोटल इनकम, पर्सन इनकम अंडर ऑल हेड ऑफ इनकम्स, तो पर्सनल इनकम और उसके अलावा पर्सनल इनकम एग्जम्प्ट फ्रॉम द टोटल फ्रॉम टैक्स। तो जब हम इस सेक्शन में आते हैं तो ऑल हेड ऑफ इनकम, ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम प्लस एग्जम्प्ट इनकम, अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो ये आपकी टोटल इनकम कहलाती है। और डिडक्टेबल अलाउंसेस करें, अगर आप इसमें से डिडक्शंस कुछ अलाउ, डिडक्टेबल एक्सपेंसेस हैं, अगर आप डिडक्ट करते हैं तो टोटल डिडक्टेबल एक्सपेंसेस आपके
तो इसके बाद आपका टैक्सेबल इनकम बनती है। तो ये कहाँ मेंशन्ड है, ये आपके कानून आपको मेंशन करेगा टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम क्या होती है। तो ये दो सेक्शन 9 और 10 से हमने एक्सपेक्ट किया कि टैक्सेबल इनकम क्या होती है, ऑल हेड ऑफ इनकम्स। और हेड ऑफ इनकम्स कौन कौन से होते हैं सर, ये भी कानून हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 11 के अंदर, सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, और ये तमाम हेड। तो ये सेक्शन क्या, इस फॉर्मूले का पर्पस ये है कि पूरा का पूरा हमारा जो एफपीआर का पोर्टल है वो टैक्सेशन का वो किस तरह से ऑपरेट कर रहा होता है। तो ये चीजें हम इसमें स्टडी कर रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए डिडक्टेबल अलाउंसेस, तो हमारे पास ये टैक्सेबल इनकम आती है। तो टैक्सेबल इनकम का सिंपल फॉर्मूला हमने ये देखा कि टैक्सेबल इनकम है कि टोटल इनकम माइनस डिडक्टेबल अलाउंसेस करें तो आपके पास टैक्सेबल। सर अब ये जो टैक्सेस हैं ये कैसे इंपोज होंगे, तो सर टैक्सेबल इनकम, तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा कि यहाँ पे हमारे पास इनकम टैक्स जो हमारा ऑर्डिनेंस है इसके जो शेड्यूल हैं, जस्ट गिव मी ए सेकंड। सो हमारे पास जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है इसके जो इसमें 242 सेक्शंस हैं टोटल। और इसके अलावा जो जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है रेट ऑफ टैक्सेस से रिलेटेड है। ओके, इसमें तमाम जो भी टैक्सेस के रेट हैं आपके फर्स्ट शेड्यूल में गिवन है। रेट ऑफ टैक्सेस फॉर द इंडिविजुअल, रेट ऑफ टैक्सेस फॉर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जो कंपनीज के केसेस में आपके क्या होंगे। इसके अलावा रेट ऑफ टैक्सेस फॉर द कंपनीज। इसके अलावा आपके पास तमाम प्रॉफिट ऑन डेट, एवरी तमाम रेट ऑफ टैक्सेस आपके शेड्यूल 1 के अंदर गिवन है। आप रिड्यूस रेट एट द सोर्स आपका। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी शेड्यूल्स हैं आप अगर रेफरेंस के तौर पे लेंगे तो कौन से टैक्सेस हैं। देखिए ये हमारा जो एफबीआर का पोर्टल है ये ऑटो पे, हम इस पे सिर्फ एंट्रीज की पुट करते हैं तो ऑटो पे वो उसको कैलकुलेट कर लेता है। लेकिन हमें क्योंकि लॉजिक बिहाइंड ये है कि इसके ऊपर जो हमने इसकी अंडरस्टैंडिंग है उसको लॉ के अकॉर्डिंग लेनी है। और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम इसको स्टडी कर रहे होते हैं और ये शेड्यूल जो है ये शेड्यूल हमारे लिए रेफरेंस का पॉइंट होते हैं। सपोज फर्स्ट शेड्यूल है आपके रेट ऑफ टैक्सेस। अच्छा सर ये इसके अलावा जो सेकंड शेड्यूल क्या है आपका, रिड्यूस रेट है। अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूं तो आपका आपके जितने भी रिड्यूस रेट हैं, एग्जम्पशन एंड टैक्स कंसेशंस आपके शेड्यूल 10 में। और तीसरी जो अभी हम करंटली आज के दिन में जब थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं तो आपका जो शेड्यूल 10 है वो शेड्यूल 10 के अंदर आपके वो जो एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट जो फाइलर नहीं है वो वो तमाम जो रेट्स हैं वो 10 शेड्यूल के अंदर, रूल्स फॉर द पर्सन नॉट अपीयरिंग इन ए एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट। तो हमारे पास ये जो शेड्यूल्स हैं इनसे हम नॉर्मली हमारी टैक्स की जो कैलकुलेशंस हैं, हमारा जो चीजें हैं वो यहीं से एज ए रेफरेंस के तौर पे हम यहाँ से लेते हैं। तो हम मैं दोबारा से आपको बताता हूँ कि सपोज यहाँ इस केस के अंदर सपोज ए पर्सन की इनकम है, हमने देखा कि सैलरी पर्सन है या बिजनेस इनकम है, आपकी कोई भी सोर्स ऑफ इनकम है, आप और आपकी जो जो है आपकी जो एग्जाम्प्ट इनकम है वो रिड्यूस हो जाएगी। मैं इसको पोर्टल से भी थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। सपोज हमारे पास एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम सैलरीज में जाते हैं, मैं 1200,000 आपकी सैलरीज को ऐड करता हूँ। इसके अलावा मैं बिजनेस इनकम के अंदर 300,000 मैंने सैलरी इनकम ऐड की। मैंने अभी सिर्फ दो दो हमने इंकर किए। तो हमारे पास जो हमारा कंप्यूटेशन के अंदर मैं थोड़ा सा क्योंकि इस पोर्टल को लेबोरेट भी करूंगा। तो ये देखिए हमारा ये जो पोर्टल है बेसिक बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम फॉर्मूलाज की बेसिस पे ऑपरेट कर रहा है। क्या है कि टोटल ऑल हेड ऑफ इनकम्स का मतलब है कि जितने भी सोर्सेस ऑफ इनकम है, फॉरेन सोर्स, एग्रीकल्चर, तो आपकी टोटल इनकम 15 लाख तो उन तमाम सोर्स ऑफ इनकम को ऐड कर रहा है। इसके अलावा डिडक्टेबल अलाउंसेस, डिडक्टेबल अलाउंसेस का मतलब होता है कि ये अलाउंसेस आपको अलाउ है। सर ये कौन से डिडक्टेबल अलाउंसेस कौन से हैं, अगर आपने ज़कात अदा की सपोज 100,000, मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ। तो हमारे इस कंपटीशन के सेगमेंट्स में आपको ये आइडिया होगा कि ये बेसिकली जो हमारा पोर्टल है एग्जैक्टली द सेम वे इज ऑपरेटिंग। आप यहाँ देखें, आप डिडक्टेबल अलाउंसेस आपके पास टैक्सेबल इनकम 1400,000 है। तो ये जो फॉर्मूला है
बेसिकली हम इस पूरे कोर्स के अंदर जो है इसको कॉम्प्रिहेंसिवली डिटेल से अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि हमारे ऑल हेड ऑफ इनकम्स हैं। इसके बाद थोड़ा-सा जस्ट छोटा-सा ओवरव्यू मैं आज के दिन में दूँगा। आगे फिर हम इसको कवर करते जाएँगे कि किस तरह से एक-एक सेगमेंट को, क्योंकि ईच हेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किस तरह से इसको फिर ला के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास टैक्स लायबिलिटीज़ हैं। टैक्स लायबिलिटीज़ के अंदर क्या है सेक्शंस है कि आपके पास आप नॉर्मल टैक्स रेट्स हैं। अगर शेड्यूल 1 के अंदर आपको तमाम टैक्सेस के रेट गिवन है, आपके शेड्यूल जो 1 के अंदर तमाम रेट्स गिवन है, आपके एटीएल के अंदर जो लोग हैं उनके जो है शेड्यूल 10 के अंदर उनके रेट्स गिवन है। तो इसके अलावा आपके कुछ टैक्सेस और कंसेशंस जो हैं, आपके एडजस्टेबल टैक्सेस होते हैं, आप ऑलरेडी बहुत से टैक्सेस पे कर चुके होते हैं। आप अपनी इनकम पे, जैसे आप अगर सैलरीड पर्सन है, तो आपका एम्प्लॉयर ऑलरेडी आपका टैक्स विथहेल्ड, अगर आपकी सैलरी 50,000 पर मंथ से एक्सीड कर रही है, तो इस एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो अपना आपके टैक्स विथहेल्ड करे। इसी तरह से प्रॉपर्टी और बिजनेस इनकम में आप इसके अलावा आप बहुत से टैक्सेस फिक्स एंड फाइनल नेचर के हैं, मिनिमम, ये हम इसको प्रॉपर्ली एलैबोरेट करेंगे। टैक्स क्रेडिट आपको अवेलेबल है। टैक्स क्रेडिट क्या होता है बेसिकली, ये मैं थोड़ा-सा आपको साथ-साथ एलैबोरेट सर एक करता क्वेश्चन है, हूँ। जी, जी। बिजनेस इनकम मीन कि अगर ही इज गेटिंग डिविडेंड फ्रॉम समवेयर कंपनी, इफ ही हैव अ शेयर, सो दैट विल बिकम अंडर बिजनेस इनकम। सर डिविडेंड इनकम आप देखिए, मैं आपको थोड़ा देखिए, कुछ इनकम्स होती हैं जो मैं आपको बताता हूँ। कुछ इनकम आपको पोर्टल के ऊपर से थोड़ी-सी आपकी इसकी नॉलेज देता हूँ। देखिए टैक्स रेजिम्स हैं, देयर आर मल्टीपल टैक्स रेजिम्स। फाइनल टैक्स के अंदर आती हैं, कुछ मिनिमम टैक्सेस हैं और कुछ जो है मैं आपको थोड़ा-सा फाइनल फिक्स मिनिमम एंड एवरेज। आप डिविडेंड इनकम अगर आपकी फाइनल टैक्सेस के अंदर आती है, कुछ इनकम्स आपकी फाइनल, तो वो आपके इन सोर्सेस के अंदर मेंशन नहीं होंगी। देखिए, कुछ इनकम्स जो हैं उनके सोर्सेस हैं, देखिए नॉर्मल टैक्स, अगर तो मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट बता रहा हूँ। फाइनल टैक्स रेजिम्स हैं, मिनिमम और एडजस्टेबल टैक्सेस। अगर आपकी कोई इनकम आपके फाइनल टैक्स के अंदर आ रही है, तो सपोज वो इनकम फाइनल टैक्स के अंदर आ रही है, तो इन इन हेड्स के अंदर वो मेंशन नहीं होगी। दैट विल बी फिक्स एंड फाइनल। वो आपके पास जो डिडक्शंस होगी वो फाइनल होगी और आपकी एडजस्टमेंट आपके पास नहीं होगी इसकी। आपको एडजस्टमेंट उसमें नहीं मिलेगी। बट हम यहाँ सब लाइक यूके का होता है ना, उसमें आप अगर सबमिट कर रहे होते हैं तो आपका पोर्शन सेम ही इंडिविजुअल, या अगर वो डिविडेंड रिसीव कर रहा होता है तो उसके अलावा होता है नहीं, ऑफ पाकिस्तानी देन अदर सर वे नो। आपको मैं बताता हूँ, देखिए एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या सेक्शंस हैं। अगर हम इसको देखें, प्रॉपर्टी, बिजनेस, अदर सोर्सेज, तो अदर सोर्सेज के अंदर आपकी रॉयल्टी है, प्रॉफिट ऑन डेट है, जो सेक्शंस यहाँ मेंशन्ड है। और अगर इसके अलावा अगर आप फाइनल टैक्स रजीम आप किसी ऐसे जो टैक्सेस के अंदर वो फाइनल टैक्स रजीम के अंदर फॉल करता है, तो वो आपको यहाँ मेंशन, वो आपको शो नहीं होगी। सिर्फ ये 5 हेड्स हैं। इसके अलावा इवन के फॉरेन रेमिटेंस, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। हम वेल्थ स्टेटमेंट में जाते हैं। देखिए ये हमारे पास अ, ये जब हम इन्फ्लोस कर रहे होते हैं, तो हम अब इनकम डिक्लेयर करते हैं अंडर सब्जेक्ट टू द नॉर्मल टैक्स। नॉर्मल टैक्सेस के अंदर कौन से ये टैक्स, नॉर्मल टैक्सेस के अंदर तमाम आपकी जो ऑल हेड ऑफ इनकम जो हम अभी हमने पढ़ा कि एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, बिजनेस, वो आपकी इनकम यहाँ डिक्लेयर करेंगे। इनकम डिक्लेयर एज पर द ईयर एग्जाम फ्रॉम, वो तमाम इनकम जो आप, जैसे आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, इसी तरह से एट्रीब्यूटेड रिसीट डिक्लेयर रिटर्न सब्जेक्ट टू द फिक्स एंड फाइनल। तो ये फिक्स एंड फाइनल की जो आपकी इनकम आ रही होती है, ये आपकी किसी भी हेडेड के अंदर ये एक्चुअली शो नहीं हो रही होती, जो फाइनल की इनकम है। ओके, तो इसके अलावा आपकी, इसके अलावा फॉरेन रेमिटेंसेस है, आप डायरेक्टली इसी पोर्टल पे डायरेक्टली शो कर रहे होते हैं। आपकी ऑल हेड्स के अंदर ये नहीं आ रही होती। इसी तरह इनहेरेंट की जो प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट है, आपको गिफ्ट मिलता है, तो भी इस केस के अंदर ये जो इनकम होती है, ये आपकी जो है वो आपके ऑल हेड ऑफ इनकम्स के अंदर डिक्लेयर नहीं हो रही थी, शो नहीं हो रही थी। ये यहाँ सेगमेंट में, इस जगह, इस पार्ट में, रिकंसिलिएशन के सेगमेंट में सेपरेटली शो हो रही होती है। तो डिविडेंड हम कहाँ शो करेंगे इस सेक्शन में, इफ सर वो समवन इज फिक्स एंड रिसीविंग फाइनल है। डिविडेंड। आपकी जो इनकम है, दो देखिए वो डिविडेंड कैसे शो होते हैं। देखिए अगर आप किस केस की बात कर रहे हैं, आप अगर कंपनी एज ए कंपनी कलेक्ट कर रहे हैं, अगर आप नहीं नहीं, एज इंडिविजुअल जो है उसके कुछ शेयर हैं, उस पे उनको वो डिविडेंड मिल रहा है। जी सर, मैं आपको So एक which section we can put this dividend which is receiving सर income देखिए as a dividend? मैं आपको ये टैक्स कार्ड के ऊपर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए हमारे पास सैलरी है, डिविडेंड पेड, डिविडेंड
तो बेसिकली ये हमारी फाइनल इनकम है। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ये सेक्शन 150 आप डिविडेंड इनकम रिसीव करते हैं। आप ठीक है। देखिए, आपके पास फाइलर है तो 7.5 रेट है। ये टैक्स कार्ड है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नॉर्मली हम टैक्स रेट कहाँ से लेते हैं, हमारे पास हमारा जो शेड्यूल 1 है, और या आप एटीएल में अगर एक्टिव That, में, see, so that he will pay when he receive the dividend, which company from he receive, he यस, will pay जिससे भी वो this. रिसीव करता है, अगर फाइलर हैं तो, अगर आप फाइलर हैं एक्टिव टैक्स लिस्ट के अंदर आते हैं तो 7.5 का रेट है, और ये फाइनल है। यू कैन नॉट टेक एडजस्टमेंट, और आप But इसको शो भी नहीं कर सकते। आप अपनी ये final tax we can adjust somewhere as an individual. फाइनल टैक्स एडजस्ट, इसका फिर फाइनल का मतलब जब हम बात करते हैं तो सर फाइनल टैक्स होता है कि ये एडजस्टेबल नहीं होता। Okay. ये आगे जब हम पढ़ेंगे, जब हम इस सेक्शन तक पहुंचेंगे, दैट विल बी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि ये टैक्सेस, एडजस्टेबल टैक्सेस क्या होते हैं। देखिए मैं, And one more question, which sorry I am interrupting, नो नो नो, but just for the clarify, the foreign income, someone is as a working as a consultant and is receiving some, that will be put in a salary section or as a foreign income, where we can put it. जी मैं बता देता हूँ। ओके, देखिए, एक दो चीजें बड़ी क्लियर है यहाँ पे। आपकी Mhm. फॉरेन रेमिटेंस इज सेपरेट थिंग, और आपकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम इज सेपरेट। आप फॉरेन Mhm. सोर्स के अंदर, फॉरेन इनकम के अंदर आपकी प्रॉपर्टी से इनकम भी हो सकती है, आपकी बिजनेस, यू आर डूइंग बिजनेस, आप ओवरसीज कहीं आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको कैपिटल गेन हुआ है, यानी कि आपने कोई प्रॉपर्टी बाय की और उसको अबव एंड ओवर आपने 1 मिलियन की प्रॉपर्टी बाय की और आपने 1.5 मिलियन की, तो आपको कैपिटल गेन हुआ। But इसके foreign अलावा salary income separate, huh? We have to pay tax on this foreign salary फॉरेन remittance सैलरी, work अगर where. उसके लोकल, देखिए इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, देखिए अगर उन कवानीन के तहत आपने टैक्स पे किया है तो नो बडी बेसिकली आस्क। नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर देखिए, यहाँ क्लियर कर लीजिएगा सर, आप वहां पे एक फॉरेन सोर्स का मतलब है इन एनी सोर्स ऑफ, इसके अंदर आप किसी भी हेड के अंदर फॉल करते हैं तो ये आपकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम कहलाएगी। ठीक है। ओके, और रेमिटेंस क्या होती है सर, देखिए रेमिटेंस सब, अगर आपका कोई भाई आपका 5 मिलियन तक आपको कोई भी आपको पेमेंट करता है तो पाकिस्तान में No, it's not remittance. If suppose you are working as a consultant and you are getting as a salary from the foreign, so where will put this? सो हमारे फॉरेन सोर्स के अंदर, आप हमारे फॉरेन सोर्स के अंदर, दैट विल बी योर Mhm. सैलरी इनकम, फॉरेन सैलरी इनकम यू विल, और ये हमारी फॉरेन सैलरी के अंदर इनकम आपके पास शो होगी। ये दिस इज द सेक्शन। 6059. Oh, we will put it here, huh? ओके यस, ये देखिए ना, आपके फॉरेन सोर्स के अंदर आप कोई भी सोर्स ऑफ इनकम आप यहाँ पे आप ये, क्योंकि ये ऑल हेड ऑफ इनकम, ये टोटल हेड के अंदर फॉरेन सोर्स भी आपका एक सोर्स ऑफ इनकम है। Okay. Thank you. जी, इसके अलावा सर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। तो सर मैं आपको ये थोड़ा-सा इस पे फ़ोकस कीजिए, अगर आपको थोड़ा ऑल हेड ऑफ इनकम्स हैं, आप टोटल इनकम कैसे बनती है आपकी ऑल सोर्सेज़ से, इन तमाम सोर्सेज़ से इंक्लूडिंग एग्ज़म्प्ट इनकम। और अगर हम डिडक्शन अलाउ हैं जैसे ज़कात, एजुकेशनल एक्सपेंसेस की सूरत में, तो ये डिडक्शंस के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम बनती है। अब ये टैक्सेबल इनकम का मतलब है कि व्हिच रेट ये इम्पोज़ करेंगे, कौन-सा रेट आप पे लगेगा ये भी हमें समझना है। मैं आपको थोड़ा-सा जी। इनकम टैक्स के बारे में ये मैं आपको लेके जाता हूँ, आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा। सपोज़ ये हमारा शेड्यूल 1 है। Mhm. शेड्यूल 1 के अंदर रेट ऑफ टैक्सेस, अब यहाँ पे हम देखें कि सब्जेक्ट टू द क्लास 2 द रेट ऑफ टैक्स इम्पोज ऑन इनकम ऑफ एवरी इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन एक्सेप्ट सैलरीड, कि सैलरी के अलावा कोई भी पर्सन है सैलरी के अलावा तो उसका टैक्स रेट क्या होगा, ये स्लैब रेट्स है इज गिवन कि अप टू द 600,000 0%। Yeah, that will be zero. डेट इन केस ऑफ, अगर आपकी सैलरी जो है, आप कौन कौन और हु आर यू, रेट ऑफ टैक्सेस ऑन इनकम ऑफ एवरी इंडिविजुअल एंड Mhm. एसोसिएशन ऑफ पर्सन Person. एक्सेप्ट सैलरी पर्सन। सर सैलरी पर्सन का रेट कहाँ गिवन है, तो हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके जाए, वेयर द इनकम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज अंडर द हेड सैलरी एक्सीड 75% ऑफ द टैक्सेबल इनकम। अगर मैं इस सेक्शन में दोबारा आता हूँ, ये देखिए, मैं सैलरी इनकम अगर मेरी 75% से एक्सीड कर जाए तो मैं यहाँ पे Mhm. देखिए, मैंने फॉर्मूला साथ लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पे करता हूँ 1500,000 कर देता हूँ। अगर आपकी सैलरीज एक्सीड कर रही है, मैं थोड़ा सा इसको फिर फर्दर एक्सीड कर लेता हूँ 1600,000, तो आपके पास सैलरी एक्सीड कर गई 75% पे, तो Mhm. जो टैक्सेशन अकॉर्डिंग टू दिस टैक्सेशन
तो उस पे जो रेट होगा वो आपके सैलरीड पर्सन का रेट लगेगा। देखिए सैलरीड पर्सन का रेट डिफरेंट है। यहाँ पे अगर हम देखें कि इनकम टैक्स एक्सीडिंग 600,000 से 1200,000 के दरमियान 5% का रेट है। और अगर आपकी सैलरी इनकम नहीं है और आप सैलरी एक्सीड नहीं करी 75%, तो आपके पास आपको ये रेट लगेगा। तो ये रेट अप्लाई होंगे, ठीक है, गॉट इट। पोर्टल ऑटो पे कैलकुलेट कर रहा होगा। लेकिन मैंने क्योंकि ये फॉर्मूला मेंशन किया है कि अगर आपकी ऑल हेड ऑफ इनकम्स, यहाँ पे सिनेरियोस कैसे होता है, टैक्स आप पे कैसे इंपोज होता है, आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाती है, टैक्सेबल इनकम के बाद आपकी लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है, डिपेंड करता है कि आपकी अगर 75% से सैलरी जो है इनकम वो तो बाकी तमाम हेड से एक्सीड कर रही हो 75% से, तो आपके पास सैलरी का रेट लगेगा। अगर एक्सीड नहीं करी, मैं यहाँ पे इसको ऐसे करता हूँ, सपोज में से 1200,000 कर देता हूँ। One more thing, sir. I got it. We get some study case of these all example where the sale tax and that return. We can get some एग्जैक्टली study case later on stages. यस, देखिए हम पहले केसेस के अंदर जनरल अंडरस्टैंडिंग है हमारे पास, हमारे कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है। व्हाट इज, जैसे आप फाइनल टैक्स क्या होते हैं सर, एडजस्टेबल टैक्सेस क्या है, ये तमाम सेक्शंस जो हम अभी मैं नीचे आपको दिखा रहा हूँ, ये हम अपनी डिटेल से पढ़ेंगे। इस सेक्शंस के बाद यू विल बी एबल कि हम एक एक सेक्शन का, जैसे सैलरी सेक्शन है, सैलरी सेक्शन Mhm. के अंदर कहाँ एग्जम्पशंस हैं, क्या टैक्स कंसेशन अवेलेबल हैं, इसके अलावा हम कंपटीशन के अंदर कहाँ हमें वेवर्स वगैरह मिल सकते हैं। तो ऑल पॉसिबल सिनेरियोज इन दैट केस हम उसको सैलरीज के Mhm. केसेस के अंदर, प्रॉपर्टी के केस के अंदर, बिजनेस इनकम, आपकी Thank you कैपिटल very गेन, much, sir. सो Got it. ईच एंड एवरी सेगमेंट को हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे Oh, एक फॉर्मूला है बेसिकली, क्योंकि ये पूरा का पूरा ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ मेंशन किया है, ये इंटायर आपके पूरा का पूरा टैक्स सिस्टम को, पूरा का पूरा, जैसे एफबीआर कैसे आपसे टैक्स कलेक्ट करता है, ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे मेंशन है। तो हम इसको जब oh, आपको अभी तो ये बल्कि सा लग रहा होगा, ओवरबर्डन भी हो रहा होगा, लेकिन इन द एंड के आप जब इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं एंड पे, दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू कि आप इसमें से कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक हो गया सर? तो बेसिकली क्या होता है, आपके पास टैक्सेबल इनकम अब डिपेंड करता है कि कौन सा रेट आपके पास लगेगा। तो रेट के नहीं, आपका नॉर्मल टैक्स, सपोज मैं कहता हूँ आपके पास टैक्सेबल इनकम 17,000 थी, और आपको टैक्स, आपके कुछ इनकम बेसिकली फाइनल टैक्स के अंदर, मिनिमम टैक्स, एडजस्टेबल टैक्सेस। देखिए एडजस्टेबल टैक्सेस क्या होते हैं, हम अपनी बहुत सी इनकम के ऊपर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, जब हम आप मनी कलेक्ट करते हैं, देखिए oh. आपकी जो मनी आउट हो रही होती है, कैसे आउट होती है, नॉर्मली आप जब कोई एक्सपेंडिचर्स करते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, या पेमेंट करते हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी भी हम पे कर रहे एग्जैक्टली, होते हैं टैक्स मोबाइल से। फोन पे, यूटिलिटी बिल, बैंक विड्रॉल करते हैं। तो आप बैंक विड्रॉल करते हैं, अगर आप फाइलर नहीं है, बैंक विड्रॉल करते हैं 50,000 से अबव, 0.06% आपकी टैक्स रिजल्ट होता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी करते हैं, तो आपका टैक्स कलेक्ट होता है। अब क्या होता है कलेक्टिंग अथॉरिटी, ये सेक्शंस कहाँ पे हैं, ये आपको सेक्शन 231 ए से लेकर 236 जी तक की, तो आपकी कलेक्शन होती है। तो सर क्या ये टैक्स आपका एडजस्टेबल है, तो ये हम चीजों को पढ़ेंगे, कलेक्शन ऑफ टैक्स। इसके अलावा डिडक्शन कहाँ होती है, जहां आपकी मनी इनफ्लो हो रही थी, जैसे मनी कैसे इनफ्लो, जब आप सैलरी रिसीव कर रहे हो, आप कहीं प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, परचेज, आप देखिए बिजनेस से आपकी इनकम आ रही होती है, आपका टैक्स विदहेल्ड होता है, आपका कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, तो आपके एक्सपेंसेस के केसेस में भी आपकी टैक्स विदहेल्ड हो रहा होता है, और आपके इनकम के केसेस के अंदर भी। या तो अब ये गॉट डिडक्शन और कलेक्शन, ये अब ये डिडक्शंस आपको क्या एडजस्टेबल है, ये अब बेसिकली हम इसको केसेस के अंदर हम इसको डिटेल से भी पढ़ेंगे कि इस फॉर्मूला के अंदर कि सर कौन से डिडक्शंस एडजस्टेबल्स हैं, कौन से नॉन एडजस्टेबल है। जितने भी नॉर्मली आपके पास जो डिडक्शंस एंड कलेक्शंस होती हैं, ये आपकी एडजस्टेबल होती है, आपकी इसकी एडजस्टमेंट्स मिल जाती है। लेकिन फाइनल टैक्स हो जाएगा, जब फाइनल टैक्स होगा तो उसकी एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलेगी। अब दोबारा से सर ओके, फाइनल टैक्स से सर की एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी, मिनिमम केस के अंदर क्या सर, टैक्स क्रेडिट क्या होता है, देखिए ये टर्मिनोलॉजीज हम देखेंगे। एडजस्टमेंट, जो एडजस्टेबल और एडवांस टैक्स नॉर्मल क्या होते हैं, ऑलवेज एडजस्टेबल होते हैं, हमेशा से एडजस्टेबल होते हैं। और ये इनकम और एक्सपेंसेस पे होते हैं, ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई कि ये इनकम पे भी आपका टैक्स विदहेल्ड होता है, और आपकी आपके एक्सपेंडिचर्स पे भी। इसके बाद आपका टैक्स क्रेडिट क्या होते हैं नॉर्मली, थोड़ा सा टैक्स क्रेडिट की भी मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। टैक्स क्रेडिट बेसिकली होता है जो आपकी जो रिड्यूस कर देती है आपकी टैक्स लायबिलिटी, टोटल टैक्स लायबिलिटी। और जो टैक्स क्रेडिट होता है डायरेक्टली डिक्रीज द अमाउंट ऑफ टैक्स आपका
अगर सपोज आपको टैक्स क्रेडिट्स कहाँ से मिलते हैं, अगर आप डायरेक्टली आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है 100,000, तो आपको ये टैक्स क्रेडिट आपकी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। और टैक्स रिडक्शन क्या होती है, नॉर्मली ये आपकी नॉर्मली आपकी आपकी जो टोटल इनकम है इसकी टैक्सेबल इनकम को कम कर देती है। एक होता है टैक्सेबल इनकम को कम करने का मतलब है कि आपकी टैक्सेबल इनकम सपोज यहाँ पे 1500,000, तो आपको जो स्लैब रेट लगेगा वो डिफरेंट लगेगा। 1500,000 सपोज आपकी सैलरी यहाँ पे 1200,000, तो आपके पास जो टैक्स का स्लैब है वो डिफरेंट लगेगा। एक है आपके पास जो टैक्स लाइबिलिटी बन गई, सपोज यहाँ पे आपके पास 200,000 की टैक्स लाइबिलिटी है, तो जो टैक्स क्रेडिट है वो आपकी लाइबिलिटी को कम करता है, और जो टैक्स डिडक्शन है वो आपकी आपकी टैक्सेबल इनकम को कम करता है, जिससे आपको ये नॉर्मली क्या होता है, इसमें टैक्स में फायदा हो जाता है। तो ये हम चीजें सारी डिटेल से पढ़ेंगे, अलाउंसेस क्या है, ये टैक्स क्रेडिट्स क्या है। तो नॉर्मली हमारी जो ये हमारे पास टैक्स रिटर्न है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। आपके पास जो पहला पार्ट है जिसमें हम रिटर्न 114 भी कहते हैं, इसके अलावा वेल्थ स्टेटमेंट है, इसे 116 आपका ये सेक्शन है, इसको डील करता है, जो आपकी पर्सनल एक्सपेंसेस, आपकी पर्सनल एसेट्स और आपकी रिकंसिलिएशन को डील करता है। तो यहाँ तक जो चीजें हैं, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। थैंक यू। जी सर, देखिए अब आपके एफबीआर का ये पोर्टल कैसे ऑपरेट करता है, तो आपने ये टोटल इनकम जब अर्न कर ली, आपके पास देखिए यहाँ पे कंपटीशन किया किया आपके पास हम देखते हैं कि आपकी अगर एडमिटेड इनकम बन रही है, तो ये कंसेप्ट आपकी एडमिटेड इनकम क्या होती है, डिमांडेड इनकम्स क्या होती हैं, ये तमाम हम इस हमारे इस कोर्स का पार्ट है। हम इन चीज़ों को बहुत डिटेल से भी स्टडी करेंगे, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी इस कोर्स के बाद। इसके बाद जो आपके पास हम अब ये देखते हैं कि आई विल टेक यू टू द फॉर्मूला अगेन, कि आप सपोज हमने तुम्हारा टैक्स विथहेल्ड हो गया, अब हमारे पास जो अवेलेबल इनकम है, अवेलेबल अमाउंट है, वो कैसे शो होती है हमारे पोर्टल के ऊपर। नॉर्मली ये जो कंसेप्ट है ये थोड़ा सा बल्कि हो जाएगा। यहाँ तक अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लें, ताकि हम जो है ना आगे अगर प्रोसीड करना है तो, अदरवाइज हम क्लास के बस क्वेश्चन आंसर्स का सेशन स्टार्ट कर लें, ताकि पढ़ा आप लेक्चर जारी रखें सर। ओके जी। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा इस सेक्शन को आज थोड़ा सा हम क्लोज कर लेते हैं। जब आपके पास टैक्सेबल, आपके पास इनकम अवेलेबल फॉर यूज, इसका मतलब है आपने तमाम इनकम कमाई, आपने उन तमाम सोर्सेस से जो आपको इनकम मिली, आपने टैक्सेस पे किए, आपने कोई एडवांस में टैक्सेस दिए, आपकी एडजस्टमेंट मिल गई, तो आपके पास यहाँ हम हमारे पास सपोज आपके पास अवेलेबल इनकम कितनी है, 1200,000 जो है ये 12,50,000। तो आप क्या करते हैं, आप उसमें से कुछ आपकी जो है एक्सपेंसेस करते हैं। एक्सपेंसेस कैसे करते हैं, और इसके अलावा आपका आपकी जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आपकी एसेट वो कैसे शो होते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक सेक्शन बताता हूँ यहाँ पे, कि नॉर्मली आपके नेट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी। सपोज आप ऑलरेडी फाइलर हैं, आपने टैक्स ईयर 2024 जो लास्ट ईयर गुजरा है, आपने टैक्स फाइलिंग की, तो आपके लास्ट ईयर के एसेट कितने थे, 51,100,000। अब आपने जो इनकम अर्न की, उसमें से हमने कुछ एक्सपेंसेस इंकर किए। सर वो कैसे किए, मैं आपको थोड़ा सा सपोज मैं इसी पूरे सेक्शन में बताता हूँ कि आपने पर्सनल एक्सपेंसेस थे, आपने सपोज मैं एक ही सेक्शन में लिख देता हूँ, पर्सनल एक्सपेंसेस आपने 300,000। जी। अब देखिए मैंने एक्सपेंसेस इनकर किए सपोज 350,000, और मेरे पास सेविंग्स थी 900,000 की। तो मेरे पास जो लास्ट ईयर का जो बैलेंस था, मेरे पास जो एसेट थे, सपोज एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी थी, वो मेरे पास 1,50,000 की थी, मेरे पास एनिमल्स थे। ये बेसिकली अकॉर्डिंग टू द सेम सेक्शन आपको ये नजर आ रहा होगा कि तमाम एसेट आपके लास्ट ईयर के शो हो रहे थे। आपके टोटल एसेट्स थे, आपने कोई अगर लाइबिलिटी पे करनी थी, तो आपके जो एसेट थे वो 51,100,000 के एसेट्स थे। अब क्योंकि आपने जो इनकम है वो 9, ये बेसिकली ये चेंज है। इसका मतलब ये है कि अब आपके जो एसेट हैं, आपकी जो एसेट हैं वो कितनी अमाउंट से एक्सीड कर सकते हैं, मैक्सिमम 900,000 से।
तो अगर मैंने इनमें से किसी एक में ही मैंने सपोज मोटर व्हीकल आपने एक और बाय कर ली, तो आपके पास ये 900,000 में, तो ये यहाँ ऐड होके करंट ईयर के एसेट्स बन जाएंगे। सपोज मैं यहाँ करके मैं सोच कहता हूँ कि ये 900,000 आपके सिर्फ बैंक में मेंटेन हुए, तो इसका मतलब ये है कि जो चेंजेस आएंगी, जो नई इनकम आती है, तो आप इसमें से एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, आप नया कोई एसेट बाय कर सकते हैं। तो आपको जो एफबीआर का पोर्टल अलाउ करेगा, देखिए आपके एफबीआर का पोर्टल कितना अलाउ करेगा, सपोज मैं आपके प्रीवियस, सपोज इनका जो इनकी रिटर्न है, इनके लास्ट प्रीवियस ईयर का जो डाटा आ रहा है, अगर वो 5100,000 आ रहा है, और आपका करंट ईयर के अंदर आपके कोई एसेट्स आ रहे हैं, तो आपने देखिए जितनी भी इनकम आपने अर्न की, आपके पास आप जो भी ऐड करेंगे, जितनी अबव एंड ओवर आपके पास आपने जितनी सेविंग्स की, वही इनकम आपके यहाँ पे आपके पोर्टल के ऊपर शो रही होगी। सपोज मैंने 5100,000 आपकी लास्ट ईयर की इनकम थी, आपने चेंजेस आई, आपने जो सेविंग्स की, उस चेंज के बाद आपके जो एसेट है, टोटल एसेट, वो कितने इंक्रीज कर सकते हैं, 900,000। इसका मतलब है कि आप, ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास एसेट आपने 900,000 आपके इंक्रीज हुए और आप यहाँ पे एसेट के अंदर ज्यादा डिक्लेयर करते, तो एफबीआर आपको नोटिस भी भेजेगा और आपको ये पोर्टल सबमिट भी नहीं करने देगा। ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पे ये पोर्टल पूरा का पूरा मैंने ऐसे ही डिस्क्लोज कर दिया है, तो फाइनेंशियल ईयर बेसिकली ये मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा रिकंसिलिएशन की अगर बात करें, रिकंसिलिएशन नेट नेट एसेट्स, तो अगर आपके पास यहाँ पे लास्ट ईयर के एसेट थे 5100,000, सपोज आपकी 900,000 से इंक्रीज कर गए, तो आप क्या रिपोर्ट कैसे करेंगे, तो ये नॉर्मली मैंने इस पोर्टल के अंदर थोड़ा सा एलेबोरेट इस तरह से किया है, एग्जैक्टली जैसे हमारा पोर्टल ऑपरेट करता है। आपकी इनकम है, आपने जो सेविंग्स की, सेविंग्स के बाद आपके ये तमाम जो सोर्सेस से आपके पास इनकम आई, आपकी इनकम फाइनल टैक्स, नॉर्मल टैक्स के थ्रू, नॉर्मल टैक्स रजीम के थ्रू, आपकी एग्जम्प्ट इनकम थी, आपके पास फिक्स एंड फाइनल के थ्रू जितनी भी इनकम थी, आपको कोई इनहेरेंट प्रॉपर्टी मिली, आपकी गिफ्ट, ये तमाम चीज़ों को जब ऐड करते हैं तो एक्चुअली, और आपका कोई और फ्लो, जैसे हमने आपने कोई एक्सपेंडिचर्स, अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर्स किए, तो आपकी रिकंसिलिएशन की अमाउंट बनती है। तो ये रिकंसिलिएशन का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव शो कर रहा है, तो आपने अगर आपने ज्यादा एसेट शो कर देंगे, क्योंकि आपके पास जो सेविंग्स थी वो 900,000, अगर आप पोर्टल पे 900,000 से ज्यादा शो करेंगे, तो पोर्टल रिकंसिलिएशन की पॉजिटिव अमाउंट शो करेगा, जिसका मतलब यह है कि आपने एसेट ज्यादा शो किया। अगर नेगेटिव है, इसका मतलब है आपने अपने एसेट लेस शो किए। तो इस पोर्टल के अंदर, ये पोर्टल पूरा का पूरा इसी तरह से ऑपरेट करता है, जैसे इसको अनरिकंसिलाइड अमाउंट का मतलब है नेगेटिव शो कर रहा है, इसका मतलब है कि आपने अपने एसेट्स कम शो किए हैं, तो आप अपने एसेट को ऐड ऑन कर लेंगे। ऐड ऑन कैसे करते हैं, ये भी हम पूरे सेक्शंस के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी जब हम ऐड करते हैं, तो एड्रेस वगैरह उसका कंटेंट कैसे ऐड करते हैं। इसी तरह से आपने बैंक अकाउंट अगर ऐड करना है, तो आप आईबीएन जो है बैंक जो है, ये कैसे ऐड करते हैं, इसके कंटेंट में सपोज ये डाटा कैसे ऐड करते हैं, ये तमाम चीजें नॉर्मली हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पॉसिबली इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे जब हम इस सेक्शंस पे पहुंचेंगे। तो यहाँ तक आपको ये बताने का पर्पस ये है कि आपका ये पूरा का पूरा जो एफबीआर का जो पोर्टल है, ये कैसे ऑपरेट करता है, ये तो तमाम हेड ऑफ इनकम्स को कैसे कैलकुलेट करता है, किस तरह से आपको एग्जम्पशन, आपकी डिडक्शंस, आपके टैक्स क्रेडिट्स, आपके कंसेशन से लेके जब आपकी सेविंग्स तक आती हैं, आप अपने एक्सपेंडिचर्स के बाद जो अवेलेबल सेविंग्स हैं, और आपके प्रीवियस का जो एसेट, जो बैंक्स आपकी डिटेल्स चल रही होती हैं, आप सिर्फ उतनी अमाउंट से ही ऐड कर सकते हैं, अनलेस के आपके पास आप इनहेरेंट प्रॉपर्टी आ जाती है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी मतलब आपको आपकी विरासत में आपको गिफ्ट कर देता है, आपको कोई इसके अलावा आपको फॉरेन रेमिटेंसेस आती हैं, और आपने ये जो सोर्सेस से इनकम कमाई है, तो ये पोर्टल आपको उसी उन्हीं इनकम्स के अकॉर्डिंगली अलाउ करेगा कि आप इस पे डाटा एंटर कर सकते हैं। जी, सर यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइएगा। आज के लिए मेरे ख्याल में ये हमारी क्लास के अंदर जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ना हो थी, वो काफ़ी है, क्योंकि ये काफ़ी बल्कि हो जाएगा अगर हम इसके तमाम कंसेप्ट को, क्योंकि इसके कुछ कंसेप्ट जो हैं वो क्योंकि ये पूरा का पूरा पोर्टल की तमाम डिटेल्स मैंने आज आपको बताई है कि इस आपको ये पूरा का पोर्टल जो पोर्टल है आपका एफबीआर की जो साइट है, ये किस तरह से फंक्शन करती है, किस तरह से कि आपका टैक्स कैसे कैलकुलेशंस होती है, कैसे ऑल ऑफ हेड ऑफ इनकम आप
फिर क्योंकि हम हर सेक्शन को सेपरेटली पढ़ रहे होंगे तो फिर हमें ये आइडिया हो जाएगा कि किन किन सेक्शंस के साथ जब हम उनको रिलेट करके पढ़ेंगे तो ये उस वक्त ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सर ये बताएं कि ये जो 6 मॉड्यूल शुरू में आपने बताए हैं, ये किस सीक्वेंस में पढ़ाए जाएंगे, किस तरह पढ़ाए जाएंगे? यानी आयरस से स्टार्ट करके आप साथ साथ 2-3 और मॉड्यूल भी रखेंगे या सिर्फ देखिए, सबसे पहले जो हमारे 2 मॉड्यूल्स मैं बताता हूँ। देखिए, हमारा जो आईरिस का मॉड्यूल पोर्टल है, जैसे हम साथ-साथ अभी भी पढ़ रहे हैं, इसकी इसकी तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ही बेसिक लेवल के 1 टू 2 लेक्चर्स इज़ इनफ फॉर दिस। इसके अलावा अकाउंटिंग, जैसे अकाउंटिंग के जो सेक्शन है, ये अकाउंटिंग हम साथ-साथ कवर कर रहे होंगे। अकाउंटिंग के जहाँ कंसेप्ट रिलेट कर रहे होंगे, वो हम आपको साथ-साथ ही इसकी अपडेट कर रहे होंगे। मैं कुछ आपको नोट्स भी आपके साथ शेयर कर दूँगा, कुछ अपडेट्स जो अगर आप कहीं बुक्स को भी चाहेंगे तो मैं आपको वो भी रेफर कर दूँगा। बाकी हम नॉर्मली इनकम टैक्स का जो सेक्शन है, ये तीनों सेक्शन हमारे साइड बाय साइड चल रहे होंगे। उसके बाद हम सेल टैक्स को जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे, आप अप्रॉक्सिमेटली 18, 16, 17 जो लेक्चर्स हैं इसको कवर करेंगे और उसके बाद हम सेल टैक्स पे। नहीं तो सर मुझे ये बताएं कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी हमसे, मतलब आफ्टर 3 मंथ्स या 4 मंथ, वैसे आपको कहना 3 महीने चाहिए या 4 महीने नहीं कहना चाहिए, एक आपको एग्जैक्ट बताना चाहिए 3 महीने या 4 महीने का कोर्स। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी हमसे कि 3 महीने बाद या 4 महीने बाद क्या हम कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकते हैं, क्या हम एक्सपेक्टेशन, सिर्फ देखिए इन इन एक्सपेक्टेशन कॉन्सेप्ट्स डिपेंड को करती है। लेट मी देखिए, फिनिश। ये एक्सपेक्टेशन जो है, देखिए डिपेंड करता है कि आप बेसिकली आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका बेसिकली आपकी करंट एक्टिविटीज क्या है। एक्टिविटी क्या है, मतलब ऑलरेडी बैकग्राउंड, आपका अकाउंटिंग बैकग्राउंड है और आप ऑलरेडी या लॉयर हैं या आप इसी बैकग्राउंड से और अभी कंसल्टेंसी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ इस पूरे सेक्शन में ये होती है कि इसमें मैं 3 से 4 माह इसलिए कह रहा हूँ, मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ। पॉसिबली अगर हमारे कुछ सिनेरियोज मिस होते हैं तो सम टाइम हम 1 से 2 क्लासेस को एक्सटेंड कर देंगे। हम जब फाइनल इसकी एक्चुअल प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जब हमारा ये कोर्स खत्म भी हो चुका होगा, पॉसिबली हम ऑल पॉसिबल सिनेरियोज को डिस्कस कर रहे होंगे। सपोज हम सैलरीज के केस की बात करते हैं, सपोज सैलरीज के अंदर मल्टीपल सिनेरियो होते हैं, एक पर्सन के पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं, तो हम एक कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस वगैरह आपके साथ शेयर करेंगे, पॉसिबल सिनेरियोज को डिस्कस करेंगे, ताकि दिस इज नॉट अबाउट कि पोर्टल की फीलिंग है, पोर्टल हम आए, हमने डाटा एंटर किया और हमने इसको कंप्लीट कर दिया। तो ये इस एक्सटेंड तक नहीं होगा, इसको हम ज़्यादा फर्दर जो है एक्सटेंड इस तरह से करेंगे कि ताकि अंडरस्टैंडिंग आपकी थोड़ी, जहाँ तक आपसे मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि जब आप ये मॉड्यूल ये कोर्स कवर कर लेंगे तो इंशाल्लाह एटलीस्ट ये है कि आपको पूरी ये जो लॉज हैं आपको इंटरप्रेट करना, लॉज की रेफरेंसेस लेना, आपको कौन सा सेक्शन, कौन फाइलर नॉन फाइलर से लेके ईच एंड एवरी जो हमारे पास इसमें से पर्सन्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी कि कौन कौन सा सेक्शन किसको रिलेट करता है और कैसे पढ़ना है। आपको एटलीस्ट अपनी रिटर्न्स फाइल करना, आप देखें ये सारी वो चीज़ है प्रैक्टिस की। देखें, अगर मैं आपको पढ़ाता हूँ और आप आज के दिन में तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है, लेकिन दिस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। आप हर क्लास के बाद इसकी प्रैक्टिस में लेते हैं तो ये चीज़ें आपको काफ़ी जो है काफ़ी हद तक आपका जो है ना जो स्कोप आप लेके बैठे हैं वो कवर कर ले। बाकी आप मुझे एक्सप्लेन कर दें कि आप क्या सोचते हैं कि सर मुझे क्या बनना है, मुझे किस हद तक इसको सीखना है, तो मैं इसको उसके अकॉर्डिंगली शुरू में आपने ये बताया ना कि आईटीपी सर्टिफिकेट के लिए या जो इनकम टैक्स ये प्रैक्टिशनर। इनफ है। तो मुझे ये बताइए किस तरह से इनफ है, यानी इतनी 3 महीने में ही बंदा रेडी और तैयार हो जाता है कि आईटीपी के इंटरव्यू के लिए वो अपीयर हो जाए? सर 3 से 4 मंथ में के अंदर सर ये तो डेफिनेटली अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे तो डेफिनेटली मेरी पूरी कोशिश होगी कि एटलीस्ट आपके तमाम एक ईच एंड एवरी सेक्शन कवर हो आपके इसके साथ और उसकी अकॉर्डिंगली हम इसको प्रिपेयर करें। आप कमिश्नर के सामने पेश हों, आपके पास अगर देखिए ऐसा नहीं होता कि आप कमिश्नर का आप उसके लिए आईटीपी के लिए इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए अप्लाई करते हैं और आपको वेरी नेक्स्ट डे आपको कॉल कर लेते हैं। इस लॉन्ग प्रोसेस, समटाइम ये आपकी जो कमिश्नर है ये इसको थोड़ा सा ये एक्सटेंड भी करता जाता है डेट्स को और पॉसिबल हो सकता है आपको 5 से 6 माह बाद आपका टाइम है, आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन उसके दौरान अब इम्पोर्टेंट ये है कि आप इन मॉड्यूल्स को, इन सेक्शंस को, जो कोर्स के कंटेंट अगर मैं आपको शेयर करूंगा तो आपको पॉसिबल ये आपको ये लगेगा कि ऑल पॉसिबल सिनेरियोज के अंदर तमाम सेक्शंस, तमाम जो सेक्शंस हैं, रूल्स हैं, वो कवर किए गए। बाकी सर आपको कोई फर्दर आपको देखिए समटाइम इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका कंसर्न यही होगा कि वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लें, अपने टैक्स रिटर्न फाइल कर लें। लेकिन आपका कंसर्न अगर ये है कि मैं ज़्यादा, तो हम आप इस ग्रुप के अंदर
आपकी जो प्रैक्टिस के पर्सपेक्टिव से आपको कुछ फर्दर गाइडलाइंस चाहिए होंगी तो आप डायरेक्टली भी मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो हम उसको उसको कम्प्रिहेंसिवली आपको गाइड भी करेंगे इसमें। वो तो जाहिर सी बात है, वो तो करेंगे ना। वो जाहिर है, अगर आप रिसोर्स हैं, आप इंस्ट्रक्टर हैं, आपसे तो हमारा 24 घंटे 7 डेज ए वीक और 365 डेज आपके साथ रब्ता होना चाहिए। वो तो हम करेंगे ही, जाहिर सी बात है। बस अभी तो आप डेमो क्लास दे रहे हैं हमें, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे तो अभी कोई सर पैर का नहीं पता चल रहा। खैर एनीवेज, आप आगे क्लास को स्टार्ट करें, फिर कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछ लेता हूँ। देखिए आज की क्लास के लिए थोड़ा सा हम यही थे। देखिए जो हमारी आप नेक्स्ट भी क्लास ले लें, देखिए हम क्लासेस को देखिए, अगर हम डेमो क्लास के अंदर नॉर्मल जस्ट अंडरस्टैंडिंग ही थोड़ी सी बिल्ड होती है, कोर्स का ओवरव्यू होता है कि ओवरऑल कोर्स को हम किस तरह से कवर करेंगे, कौन से मॉड्यूल्स कवर करेंगे। तो यहाँ जो आप जब नेक्स्ट क्लास लेते हैं, सपोज पॉसिबली हम संडे की क्लास होगी, तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, क्योंकि अब ये बहुत सी ज्यादा चीजें कवर करने जा रहे हैं। आज के दिन में ऐसा है कि जनरल अंडरस्टैंडिंग टाइप होती है। जब हम एक्चुअली कोर्स को कवर करने जाएंगे तो हो सकता है पॉसिबली हम एक, जैसे टैक्स ईयर है, व्हाट इज द टैक्स ईयर, उसमें से एलिजिबल पर्सन कौन से हैं, एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट क्या होती है। तो आपके कंसेप्ट जो होते हैं, वो हमारा जो टारगेट होगा वो इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी उससे। ठीक है, थैंक यू। जी, इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए, क्योंकि आज के लिए सर रमजान में टाइमिंग क्या होंगी, सेम टाइमिंग होंगी? रमज़ान में हम थोड़ा सा, आप थोड़ा सजेस्ट करना चाहें तो ग्रुप में सजेस्ट कर दें। तो अगर आप इफ्तार के बाद, तरावी के बाद कोई टाइम मेंशन करना चाहें तो, या दिन के वक्त भी टाइम कुछ मैनेज किए जा सकते यू है, देन विल सी क्या होता है। हैं। जी, आप नॉर्मली अगर 10 o'clock है तो ये लेट तो नहीं होगा अगर हम 10 o'clock अगर मेंटेन करते हैं? आई डोंट माइंड, आई डोंट नो अदर्स। बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लेट हो अगर जाएगा। डेज की टाइमिंग्स अगर मेंटेन कर लें, डेज की टाइमिंग, डेज के अंदर, अगर देखिए कोई सजेशंस हैं, सजेशंस आर वेलकम। चलें आप चलें, ग्रुप ग्रुप के ऊपर जो है ना वो देख लेंगे, कंसेंसस से टाइम रख लेते हैं। जी, नॉट एन इश्यू। देखिए आप जब इसकी सेकंड क्लास की तरफ जाएँगे, तो अब हम जो कोर्सेज़ हैं ना, उनको जो कंटेंट के अकॉर्डिंगली स्टडी कर रहे होंगे, और हमारे पास रेफरेंसेस और हमारे पास एग्जांपल्स और हमारे पास मॉड्यूल को प्रैक्टिस। देखें, अगर आज हम सपोज ये कवर कर रहे थे, दैट इज़ द फॉर्मूला। सो अगर आप, मैं इसको देखूँ तो ये एक पूरे आपके पूरे के पूरे कोर्स का क्रक्स है। इन ऑल केसेस कि कोई भी एनी पर्सन, जब हमने पर्सन्स की डेफिनेशंस पढ़ी, हु इज अ पर्सन, तो पर्सन की बात जब बात करें कि एवरी इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, ट्रस्ट, उसे टैक्स फाइल करना है। उनकी इनकॉर्पोरेशन किन कवानीन के तहत होती है, वो क्यों फाइल करेगा, हु विल रिटर्न फाइल। तो हमने कहा कि रिटर्न फाइल करेगा, तो रिटर्न फाइलिंग के लिए हमारे पास किस मैकेनिज्म के तहत फाइल करेगा। वो अपनी कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, जब वो पर्सन की डेफिनेशन दे रहा है कि ऑल पर्सन विद हेड ऑफ इनकम, तो स्पेसिफाई कर रहा है, ला स्पेसिफाई कर रहा है कि हेड ऑफ इनकम आपके कौन कौन से, सैलरी है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है। तो मैंने ये आपके सेक्शन अंडर सेक्शन 11 के तहत है कि ये तमाम हेड्स हैं। इन हेड्स के तहत ऑल सोर्सेज पे फिर एग्जम्पशन भी, आपको एग्जम्पशन वाली इनकम भी ऐड करनी है। तो सर अगर इसके बाद मेरे पास टोटल इनकम आ जाएगी, तो दिस इज ऑल अबाउट की पूरा का पूरा जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है इसके अंदर कवर होता जा रहा है। लेकिन हम चीजें इसके अंदर ऐड ऑन करेंगे। फिर सर डिडक्शन अलाउ है क्या, आपको डिडक्शन अलाउ है, कौन सा सेक्शन से डिडक्शन अलाउ कर। तो हम आपको यहाँ पे सपोज मैं पोर्टल पे डिडक्शन की बात करूं, तो डिडक्शन अलाउंसेस क्या हैं। तो जक़ात अलाउ है आपको, वर्कर वेलफेयर फंड, आप एजुकेशन एक्सपेंसेस हैं, ये किस तरह से अलाउ हैं, किस किस शेड्यूल के अंदर और किस एक्सटेंट तक अलाउ हैं। तो अगर मैं इस पूरे अगर मैं इसको आपके अंडरस्टैंडिंग दूं, तो ये देखिए, ये सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग इस फॉर्मूला के अंदर कवर हो रहा है। अब आप अगर आपको डिडक्शन अलाउ होती है, उसके बाद आपकी टैक्सेबल इनकम है। नाउ इस हद तक आपका टैक्स जो है वो आपकी इनकम बन रही है। अब इस यहां तक अगर हम ये समझें कि आपके कुछ टैक्सेस ऑलरेडी डिडक्ट हो चुके होंगे आपकी इनकम पे। अगर आप सैलरीड पर्सन है, तो आपका एम्प्लॉयर 50,000 से सैलरी एक्सीड है कर रही है, तो आपको विदहेल्ड कर चुका होगा। तो वो क्या, हम मुझे एडजस्ट उसकी एडजस्टमेंट्स मिलेंगी, डेफिनेट एडजस्टमेंट मिलेगी, हम पढ़ेंगे। तो आपकी शेड्यूल के तहत, जब भी हम इन थोड़े से एग्जांपल के तौर पर मैंने बताया कि अगर आप जो है आपकी टोटल इनकम जो सैलरी इनकम है वो 75% से क्रॉस करती है,
इन कंपेयर टू अदर इनकम्स। तो आप जो टैक्स का जो रेट है शेड्यूल 1 के अंदर, वो आपके पास सैलरी का रेट लगेगा। अदरवाइज आपके पास नॉर्मल जो अदर रेट है, जिसमें जो मैंने आपको शो भी कराया कि ये रेट्स हैं गिवन है, ये किस तरह ये लगेंगे, इनके रेट्स कैसे लगेंगे। तो हम शेड्यूल्स को पढ़ रहे हैं, टैक्स रेट्स को पढ़ रहे हैं। अब इन तमाम रेट कैलकुलेट करने के बाद, ये हम खुद कैलकुलेट नहीं कर रहे, एक्चुअली ये मैं आपको आइडिया ये दे रहा हूँ कि ये पोर्टल कैसे ऑपरेट करता है, ये पोर्टल काम कैसे कर रहा है। नॉर्मली जब आप जो भी चीजें पुट करेंगे तो दैट विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट दैट, ये सारी चीजें खुद से कैलकुलेट कर लेगा। लेकिन आपको शेयरिंग करना है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, कि ये पोर्टल ये शेड्यूल के मुताबिक जो टैक्स रेट्स हैं, ये एक्चुअली क्या ऐसे ही इंप्लीमेंट होते हैं। तो ये चीजें फिर आपको सर फाइनल टैक्स, आपकी जैसे डिविडेंड की बात की कि सर ये डिविडेंड इनकम है, तो क्या ये फिक्स एंड फाइनल, फाइनल का मतलब है ये किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं आएगी, ये फाइनल इनकम है। इसको आप फाइनल पोर्टल के अंदर आप जब आप डिस्क्लोज करेंगे, कहाँ डिस्क्लोज करेंगे, आप वेल्थ स्टेटमेंट में जाएं, आप रिकंसिलिएशन के आइटम में डायरेक्टली आप सपोज आपकी इनकम फाइनल इनकम के अंदर जो आ रही है वो आप वहां पे यहाँ पे ऐड ऑन कर लेंगे। इसके अलावा मैं दोबारा से पोर्टल की बात करता हूँ। सर डिमांडेड इनकम, अगर आपने रिव्यूज के दरम्यान आपने कुछ वैल्यूज या टैक्सेस कम पे किए हैं, तो सर ये डिमांडेड इनकम कब होती है, एडमिटेड इनकम, आपकी जो टैक्सेबल इनकम आपके एडजस्टमेंट के बाद जो इनकम बनती है वो आपकी एडमिटेड इनकम है। इस केस के अंदर भी हमने देखा कि अगर मैं इस कंप्यूटेशन के अंदर जाऊं तो आपको आपकी इसके अंदर ये एडमिटेड इनकम का सेक्शन है जिस पर आप चालान बना के पे करेंगे। तो ये है, देखिए ये सारे सेक्शन आपके डिमांड रिफंड, अगर आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टैक्स पे कर चुके हैं तो आपकी रिफंडेबल इनकम बनेगी। तो अगर मैं इस पोर्टल की बात करूं, इसमें उस फॉर्मूला की बात करूं, तो आपको ये सारा, तो अब जब आपने टैक्सेस पे कर दिए और आपके पास जो अवेलेबल इनकम है जो यूज कर सकते हैं, तो आपके पास ये इनकम थी। सर ये इनकम को हम किस तरह से ये पोर्टल पर डिस्प्ले करेंगे, आप इस इनकम में से आप एक्सपेंस इनकर करते हैं। हमने देखा कि अगर मैं एक्सपेंसेस के अंदर मैंने कुछ एक्सपेंसेस शो किए, तो वो डिडक्ट कर देगा, तो आपकी जो सेविंग्स है वो और रिड्यूस हो जाएगी। तो इस पोर्टल के अंदर ये सेविंग, अब हमारे पास सेविंग्स है, मैंने अपने एक्सपेंसेस रिड्यूस हो गए, तो अब क्या है कि इन सेविंग्स में से मैं अपने अपने एसेट को इंक्रीज कर सकता हूँ। अगर आपकी यहाँ पे ये ऑल ये आपने जितनी भी अपनी इनकम अर्न की, ये सारे एक्सपेंस आउट हो जाते हैं। सपोज मैंने 1200,000, मैंने 12 लाख जो है इसको टोटल को कर लिया, तो मेरे पास सेविंग जीरो हो गई। तो मैं मेरे आप पोर्टल के ऊपर मेरे एसेट जो है वो इंक्रीज नहीं करेंगे, तो आपको जस्टिफाई करना होगा। तो ये पूरा का पूरा पोर्टल, ये जो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा, तो ये आपके पूरे पूरे इस टैक्सेशन जो सिस्टम है इसको पूरा का पूरा क्रक्स है। लेकिन जब हम इसको एक एक सेगमेंट को, एक एक फेज को, जैसे हम एक एक फेज को एलेबोरेट करेंगे, तो आपको इस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से ये पोर्टल वर्क करता है। जी सर, कोई कंफ्यूजन क्लियर हुई कि या फर्दर मुझे एलैबोरेट करने की जरूरत है? ठीक है सर, फॉर द बिंग टाइम आई थिंक। जी, तो बेसिकली देखिए ऐसा होता है कि देखिए फॉर फ्यू आपको क्लासेस के दौरान तो ये लगेगा शायद पॉसिबल है कि सर ये थ्योरी है, ये किस तरह से वर्क कर रहा है। बट एक्चुअली जब आप एक एक चीज को अंडरस्टैंड कर लेंगे, डिडक्टिबल अलाउंसेस, एग्जाम्प्ट इनकम, आपको एक एक सेगमेंट, डिडक्शंस क्या होती हैं, कलेक्शंस क्या होती हैं, जब इन टर्मिनोलॉजीज की समझ आएगी तो आपके लिए चीजों को ऑपरेट करना आसान होगा। जी, कोई और क्वेश्चन हो तो फिर, अदरवाइज हम इंशाल्लाह ये क्लास को क्लोज करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो है वो हम जो है इंशाल्लाह फर्दर इसको इस फॉर्मूला से रिलेटेड इन चीज़ों को साथ साथ जो हमारे कोर्स कंटेंट है उसके अकॉर्डिंगली इसको लेके चलेंगे। सर ये कोर्स की जो आउटलाइंस है ना, ये व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दें कि किस किस मॉड्यूल में मिनिमम मिनिमम क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम तो ये एक ओशन है, समुंदर है। हज़ार वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे भी, वैसे भी आप अपने नोट्स भी देंगे, मिनिमम क्या क्या चीज़ें आप इंक्लूड करेंगे, यानी ये कोर्स आउटलाइन होती है ना,
जी, एग्ज़ैक्टली। स्पेसिफिक रेहान सर, ये मॉड्यूल की। मैं अभी मेंशन कर देता हूँ, ये कोऑर्डिनेटर है, वो आपको आपको पर्सनल इवन कि मैसेज करके, बल्कि ग्रुप के अंदर ही शेयर कर देगा, आप डिटेल्स उसको देख सकते हैं। उसमें एक-एक सेक्शन, आप इवन कि सेक्शन वाइज़ भी मेंशन्ड है कि आप क्या-क्या चीज़ें पढ़ेंगे और क्या-क्या जो इस कोर्स का स्कोप है। जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप पूछिएगा, इफ समबडी इज़ आस्किंग फॉर क्वेश्चन। इसकी फी पैकेज क्या है ये पूरे कोर्स को? सॉरी? फीस फीस फी पैकेज पैकेज फीस कितनी है इस पूरे कोर्स की? ये हमारे कोऑर्डिनेटर आपके साथ शेयर कर देते हैं। ये भी आपके साथ ऑलरेडी शायद शेयर कर दिया गया हो। हमारी ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से और फिजिकल क्लासेस के हवाले। फिजिकल क्लासेस हमारी रावलपिंडी के अंदर है करंटली, और जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसका जो शेड्यूल भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। नहीं, वैसे अभी तक ग्रुप पे तो शेयर नहीं किया गया सर। चलें, एनीवेज शेयर बाद में कर दीजिए। चलें, ये आप ग्रुप में मेंशन मार्क कर दीजिएगा, आपको आपको वो शेयर कर देंगे। चलिए जी, इंशाल्लाह आज के लिए क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह सी यू ऑन संडे। संडे की क्लासेस हैं और फिर आपको शेड्यूल भी इसमें शेयर कर दिया जाएगा ताकि आप क्लासेस को देखिए। जी, अल्लाह हाफिज़।